आणि इथं उपस्थित असणाऱ्या सर्व माझ्या मातांना, बंधूंना आणि भगिनींना राजरत्न आंबेडकरचा मानाचा जय भीम. एक रिक्वेस्ट अजून आहे जी मला आवाज इंडियाच्या प्रतिनिधींनी केली की सुरुवात मराठीतून करा पण भाषण हिंदीतून करा. तर कारण हा चॅनल इतर राज्यातली लोक बघतात, त्यामुळे त्यांचं असं विनंती आहे की मराठीतून न बोलता हिंदीतून बोला. आता मी सगळं मराठीतून माझे पॉइंट्स काढले होते, आता ते मला हिंदीतून करावे लागतील. मी मराठीतून कमीत कमी प्रास्ताविक तरी आपण मराठीतून घेऊया. आता मी तुम्हाला सगळ्यांना विनंती करेन, कारण जो माझा विषय आहे, जो बँकिंगचाही विषय आहे, तो दुसरं तिसरं आम्ही काही करत नाहीये. संविधानाच्या पहिल्या पानावर जे प्रिएम्बल, ज्याला आपण प्रास्ताविका म्हणतो, त्याच्यावरच आम्ही काम करत आहोत. म्हणून हे नक्की काय काम आहे, नक्की आम्ही काय करतोय आणि देशाचं संविधानाचं प्रास्ताविक काय आहे, हे आम्हा सगळ्यांच्या लक्षात राहावं म्हणून मी तुम्हाला सगळ्यांना विनंती करेन. मला माहित नाही कार्यक्रमाच्या सुरुवातीला संविधानाच्या प्रास्ताविकेचं पठण झालंय की नाही, मला माहिती नाही, पण झालंय नाही तर मी तुम्हाला सगळ्यांना विनंती करतो की आपण संविधानाच्या प्रिएम्बलचं एक पठण करूया, जेणेकरून आपल्या लक्षात येईल की संविधानाचं मूळ कर्तव्य काय आहे. मी सगळ्यांना विनंती करेन, आपापल्या जागेवर उभे राहून आपण संविधानाच्या या प्रिएम्बलचं आपण प्रास्ताविकेचं वाचन करूया. आपला हात ज्या पद्धतीने आपण शपथ ग्रहण करतो त्या पद्धतीने पुढे घ्या. आम्ही भारताचे लोक, भारताचे एक सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकशाही गणराज्य घडवण्याचा व त्याच्या सर्व नागरिकांस सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ती, विश्वास, श्रद्धा व उपासना यांचे स्वातंत्र्य, दर्जाची व संधीची समानता निश्चितपणे प्राप्त करून देण्याचा आणि त्या सर्वांमध्ये व्यक्तीची प्रतिष्ठा व राष्ट्राची एकता आणि एकात्मता यांचे आश्वासन देणारी बंधुता प्रवर्धित करण्याचा संकल्पपूर्वक निर्धार करून आमच्या संविधान सभेत याद्वारे हे संविधान अंगीकृत आणि अधिनियमित करून स्वतःप्रत अर्पण करीत आहोत. महाराष्ट्र के बाहर सुनने वाले हैं उन लोगों के लिए मैं कहना चाहता हूं कि हमने अभी भारत के संविधान का प्रिएम्बल यहां पर पढ़ा है, क्योंकि हम लोग महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र के भी मुंबई, नवी मुंबई में है, तो यहाँ के जो लोग हैं मेरे ख्याल से हिंदी सब लोग समझ लेते हैं. हम लोगों ने ये संविधान का पठन इसलिए किया क्योंकि हमें ये याद रहे कि संविधान का निर्माण किस लिए हुआ है. हम लोग रोज संविधान की दुहाई देते हैं कि संविधान, इस देश में संविधान है, संविधान का कानून है. यह हम लोग रोज बोलते हैं, लोगों को बोलते हैं कि हम संविधान के दायरे में हैं. लेकिन संविधान का काम क्या है? 395 आर्टिकल्स में यहां पर किसी को भी पूछूं तो किसी को भी यह पता नहीं होगा कि कौन से आर्टिकल में क्या है, कि आर्टिकल 14 क्या है, आर्टिकल 21 क्या है. और किसी से यह उम्मीद भी नहीं लगाई जा सकती कि हर व्यक्ति को पूरा संविधान उसको याद रहे. और इसीलिए प्रिएम्बल का निर्माण हुआ है. बहुत लोगों को यह पता नहीं है कि जितना समय संविधान निर्माण करने के लिए लगाया गया है, 2 साल 11 महीने 18 दिन, इसमें से 2/3 पार्ट, 2/3 हिस्सा केवल प्रिएम्बल डिझाइन करने के लिए गया है. म्हणजे जेवढा वेळ पूर्ण संविधान बनवायला लागला नाही, त्याच्याहून निम्म्याहून अधिक वेळ केवळ हे एक पान तयार करण्यासाठी लागलेला है. केवल एक पेज तैयार करने के लिए 50% से भी ज्यादा समय इस संविधान सभा को लगा है. और हमें वो ही पता नहीं
हमें इस देश में संविधान क्यों मिला है? क्योंकि हमें सिर्फ 4 बातें हासिल करनी है। इसलिए आप लोगों को यह संविधान का प्रियम्बल हमने याद करवाया कि हमारा काम क्या है। संविधान की रक्षा करना। ना तो आज हम महाराष्ट्र में हैं, यह काम ना ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का है, ना देश के प्रधानमंत्री का है, ना चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का है, ना मीडिया का है। यह संविधान हमें किसी कलेक्टर ने, किसी आईएएस ऑफिसर ने, किसी मिनिस्टर ने, किसी प्राइम मिनिस्टर ने, किसी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं दिया है। यह संविधान किसने दिया है? वी द पीपल ऑफ इंडिया। संविधान की रक्षा करना, संविधान को बढ़ाना, यह संसद का, पार्लियामेंट का, जुडिशरी का, मीडिया का काम नहीं है, यह हमारा काम है। यह जिम्मेदारी हमारी है। वी द पीपल ऑफ इंडिया, आम्ही भारताचे लोग। और जस्टिस, न्याय हमको किससे मांगना है? किससे मांगना है न्याय? जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया खुद के ऊपर फेंके हुए जूते का बदला नहीं ले सकता, वो तुमको न्याय देगा क्या? देगा क्या न्याय? इस देश के जुडिशरी का सबसे बड़ा पोस्ट है ना? मला तुम्ही सांगा, ज्या माणसानं काल परवा बूट फेकला तो जेलमध्ये आहे की घरात आहे? घरात. आणि तुम्ही कुणाकडनं अपेक्षा करणार आहात? तुमच्यावर झालेला अन्याय, इस देश के लोगों पे होने वाला अन्याय, चाहे वो चोरी हो, बलात्कार हो, खून हो, एक्सीडेंट हो, आप एफआईआर कराते हो, कोर्ट में जाते हो, 20-20 साल तक केसेस लड़ाते हो। अरे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया खुद के ऊपर हुए अन्याय का बदला नहीं ले सकता, तुम लोगों को न्याय देगा क्या? जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एक्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो प्रेसिडेंट बनने के बाद यह सोचता है कि चलो ये मेरा मान है, उस पोस्ट का मान है, इसलिए वो अपने बीवी के साथ जगन्नाथपुरी के मंदिर में जाता है। वहां के ब्राह्मण सीढ़ियों पर आकर उसको अंदर आने नहीं देते। उन ब्राह्मणों के ऊपर कभी केस एफआईआर हुआ देखा है? जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपने ऊपर होने वाले अन्याय का बदला नहीं ले सकता, आप लोगों को न्याय देने वाला है क्या? तो ये बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि यहां पर जो जस्टिस की बात कही है प्रियम्बल में, तो कितने आत्ताच आपण वाचलं, पठण केलं। जस्टिस, न्याय, कोणते कोणते न्याय? कोणते न्याय? आत्ताच आपण वाचलंय। सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक न्याय, ये 3 न्याय हमारा प्राप्त करा। ये 3 न्याय हम लोगों को प्राप्त करने हैं। कौन से न्याय? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनैतिक न्याय। और ये सीक्वेंस मैंने दी है क्या? 2/3 पार्ट जिस संविधान का बनाने के लिए, प्रियम्बल को बनाने के लिए खर्च किया गया है, वो बहुत सोच समझकर प्रियम्बल लाया गया है। कई सारे लोग प्रियम्बल के इन चार ही बातें हम लोगों को हासिल करनी है। जस्टिस, इक्वलिटी, लिबर्टी एंड फ्रैटर्निटी। इंग्लिश में जो प्रियम्बल हम पढ़ते हैं, तो सिर्फ 4 बातें हासिल करने के लिए यह संविधान बनाया गया है, बाकी कुछ नहीं है। सिर्फ 4 बातें हासिल करनी है। जस्टिस, जिसको हम मराठी में या हिंदी में न्याय कहते हैं। इक्वलिटी, समता। लिबर्टी, समानता। फ्रॅटर्निटी, जिसको हम कहते हैं बंधुता। फक्त या 4 गोष्टींसाठी संविधान आहे। म्हणून 395 आर्टिकल लक्षात जरी नाही राहिले तरी प्रियम्बल का तयार झाला की आमच्या लक्षात राहावं की संविधानाचं मुख्य काम काय आहे। हम लोगों को याद रहे कि संविधान का मुख्य काम है जस्टिस प्राप्त करना। और कौन सी जस्टिस? सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल। और ये सीक्वेंस बाबा साहेब अंबेडकर जी के ऊपर एक बात
अपार्ट फ्रॉम दिस टॉपिक मैं कहना चाहता हूं, हमेशा यह आरोप लगाया गया है, संविधान सभा में भी यह आरोप लगाया गया है कि बाबा साहब ने ये जो चार बातें हैं, जस्टिस, इक्वलिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी, ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन से कॉपी किया है या फ्रेंच रिवॉल्यूशन से बाबा साहब ने उठाया है। इसका जवाब खुद बाबा साहब अंबेडकर जी ने संविधान सभा में दिया। बाबा साहब कहते हैं कि मूर्ख है वो लोग जो लोग ये बात कहते हैं कि मैंने ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन से उठाया है। मैंने ये किसी फ्रेंच रिवॉल्यूशन से नहीं उठाया, मैंने ये बुद्ध की शिक्षाओं से उठाया है। जस्टिस ये बुद्ध की शिक्षा है, लिबर्टी ऑफ थॉट्स ये बुद्ध की शिक्षा है, समानता, भाईचारा, बंधुता, फ्रैटर्निटी ये बुद्ध की टीचिंग्स है। बाबा साहब कहते हैं कि ये मैंने बुद्ध की शिक्षाओं से लिया है। अब ये जो सीक्वेंस जो दी है, ये केवल भारत के संविधान तज्ञ ने नहीं बनाया है, जिन्होंने पूरे वर्ल्ड के अलग अलग देशों के संविधान का माइन्यूटली, बारकाई से जिन्होंने अभ्यास किया है, पढ़ाई किया है, उन्होंने ये सीक्वेंस दिया है। अब ये उन्होंने अगर ये सीक्वेंस दिया है तो कुछ सोच समझकर ही सीक्वेंस दिया होगा। आप पहले 10वीं पास करते हो, फिर पीजी करते हो, फिर 12वीं में आते हो, ऐसा है क्या? नहीं है ना, स्टेप बाय स्टेप जाते हो। फर्स्ट स्टैंडर्ड में जब जाओगे तब आपको ABCD, अल्फाबेट्स, न्यूमेरल, नंबर्स ये सिखाएंगे। धीरे 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 आप लोगों को साइंस, मैथ्स, उस तरह से आप लोगों का सिलेबस वो एडवांस करते जाते हैं। अब पहला काम हमारा क्या है? सोशल जस्टिस। हम लोगों को सोशल जस्टिस प्राप्त करना है। मुझे नहीं पता कितने लोगों ने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट यहां पर पढ़ा होगा। मैंने बहुत पहले पढ़ा है, अभी बहुत धुंधला हो गया है वो। बाबा साहब सोसाइटी की व्याख्या क्या करते हैं पता है? सोशल जस्टिस की अगर हम बात कर रहे हैं कि एक आइडियल सोसाइटी कैसी होती है, अगर एक आइडियल सोसाइटी आपको तैयार करनी है तो उस सोसाइटी में कास्ट नहीं होनी चाहिए। जब तक किसी सोसाइटी में कास्ट है तब तक वो सोसाइटी नहीं कहलाएगी। अब मुझे बताओ, क्या एज अ सोसाइटी हम लोग, समाज, सोसायटी म्हणजे काय? समाज, काय आम्ही समाज म्हणून आज 2025 ला तयार आहोत का? नहीं। पहला जस्टिस हमने प्राप्त किया है? नहीं, हमने पहला जस्टिस ही प्राप्त नहीं किया है। और अगर पहला जस्टिस प्राप्त करने की लड़ाई बाबा साहब खुद हम लोगों को जितवा कर देकर गए कि हिंदू धर्म में रहते हुए हम कास्ट को खत्म नहीं कर पाएंगे, और जब तक कास्ट बनी रहेगी हम समाज के तौर पर खड़े नहीं हो पाएंगे। और इसलिए अगर हमको समाज बनना है, समाज के तौर पर अगर इकट्ठा होना है, तो जात खत्म करनी होगी। और अगर जात खत्म करनी होगी तो जिस धर्म में वो जाति व्यवस्था है वो धर्म छोड़ना होगा। वो बुक मुझे दीजिए। तो ये बाबा साहब के सारे स्पीचेस हैं। ये इसके तो इतना ये पढ़ के इतना ये हो गया कि इसके सारे राइटिंग्स ही मिट गई हैं। ये मेरे ख्याल से 18th खंड है, भाग 3। इसमें का आज 12 ऑक्टोबर है, 11, 3 दिवसानंतर 14 ऑक्टोबर येणार आहे। लोकांचे प्रश्न काय असतात माहित आहे? सर, विजयादशमी साजरी करायची की 14 ऑक्टोबर आहे ना? 2 ऑक्टोबरला विजयादशमी गेली, मग 2 ऑक्टोबरला दीक्षाभूमीला जायचं की 14 ऑक्टोबरला जायचं? याच्यावरनं दुफळी झाली। 2 गट तयार झाले। एक गट विजयादशमीला जातो आणि एक गट 14 ऑक्टोबरला जातो। आता
अब जिस समय बाबा साहब ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी, उस समय 14 अक्टूबर को विजयादशमी आ रही थी, यानी 14 अक्टूबर संडे, विजयादशमी, ये सारा इकट्ठा था। अब कुछ लोग ये भी कहेंगे कि थर्ड सैटरडे संडे था, तो संडे भी हम लोग थर्ड ग्रुप भी हो सकता है। बाबा साहब ने आप लोगों को बौद्ध क्यों किया कि अलग अलग जातियों में बटे हुए लोग इकट्ठा हो। हम बौद्ध होने के बाद अलग अलग हो रहे, 14 अक्टूबर के नाम से, विजयादशमी के नाम से। बाबा साहब ने बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया भी बनाई। कब बनाई पता है आपको ये संस्था? जैसे आज बुद्ध प्रतिष्ठान यहां पर है, उन्होंने इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर यहां पर खड़ा किया है, उसी तरह बाबा साहब ने 1954 में यह संस्था बनाई। बाबा साहब रंगून के कॉन्फ्रेंस में गए थे, वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट के थर्ड कॉन्फ्रेंस में, और वहां पर बाबा साहब ने देखा 1950 में, 1950 में वर्ल्ड में एक घटना घट रही थी। जितने भी बुद्धिस्ट कंट्रीज थे, वो बुद्धिस्ट कंट्री का यह कहना था कि अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस है। सार्क कंट्री, आप लोगों को पता होगा, ये स्टूडेंट बैठे हैं कुछ कुछ, सार्क है, नाटो है, WHO है, ये अलग अलग कंट्रीज का ऑर्गेनाइजेशन है। अभी मेरे ख्याल से G8 समिट हुआ, यानी ग्लोबली 8 देशों का यह संगठन है। उसी तरह बौद्ध देशों को यह लगा कि अलग अलग कारणों के लिए अलग अलग देश इकट्ठा हुए हैं, तो हम बुद्धिस्ट कंट्री क्यों पीछे रहे, तो हम लोग भी अलग अलग बुद्धिस्ट कंट्रीज का एक ऑर्गेनाइजेशन तैयार करते हैं। और 1950 में यह पहली मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई, जिसका ऑफिशियल इनविटेशन भारत सरकार को भी आया। भारत सरकार को, बाबा साहब को नहीं आया, भारत सरकार को भी आया, क्योंकि भारत, इंडिया, ये एक बुद्धिस्ट कंट्री है। ये सारे बौद्ध देशों को यह पता है कि बुद्ध का जन्म, सिद्धार्थ का जन्म, उनको बोधिसत्व, उनको बौद्धि ये भारत में प्राप्त हुई है। इसलिए वर्ल्ड के नजर में भले इंडिया के अंदर जो हो रहा है, लेकिन उनके नजर में ये एक बुद्धिस्ट कंट्री है, और इसलिए उन्होंने भारत को यह न्योता भेजा। न्योता, अभी उस समय की इंटरिम गवर्नमेंट, तो ऑब्वियसली न्योता नेहरू को जाएगा, तो वो न्योता नेहरू को गया। अब नेहरू को लगा कि मुझे बुद्धिज्म के ऊपर इतना नॉलेज तो है नहीं, तो हम लोगों में, या उनके जो मिनिस्ट्री में है, या उनके जो पॉलिटिकल जितने भी लोग हैं, उनमें बुद्धिज्म का नॉलेज सबसे ज्यादा किसको है, तो वो इंटरिम गवर्नमेंट के ओर से बाबा साहब अंबेडकर जी को एज अ रिप्रेजेंटेटिव, भारत सरकार का रिप्रेजेंटेटिव करके बाबा साहब को उस फर्स्ट कॉन्फ्रेंस में 1950 में भेजा गया। बाबा साहब ने उस समय स्पीच किया है 1950 में, वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट के कॉन्फ्रेंस में। 27 देश वो उस समय इकट्ठा हुए थे, 27 देश मिलकर उन्होंने यह संगठन बनाया, जिसका नाम वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट रखा। और बाबा साहब को जब मौका मिला बोलने का भारत सरकार की ओर से, बाबा साहब का पहला स्पीच क्या है पता है? बाबा साहब कहते हैं कि मैं आज यहां पर सिर्फ देखने आया हूं कि यह क्या हो रहा है, इस मीटिंग का उद्देश्य क्या है, यह क्या बनने वाला है, क्या करने वाले हो, यह सिर्फ मैं जानकारी हासिल करने के लिए यहां पर आया हूं, इसलिए मैं अधिक यहां पर अपने विचार नहीं रखने वाला हूं। 1950 में बाबा साहब यह सारी जानकारी लेकर भारत में आ गए। पहली कॉन्फ्रेंस हुई, इन्होंने वहां पर डिसाइड किया, वर्ल्ड के बुद्धिस्ट कंट्रीज ने वहां पर डिसाइड किया कि एवरी 2 ईयर हम एक बार मिलेंगे। 1950 में मिले, फिर 52 की मीटिंग आई। उस समय बाबा साहब फुल्ली प्रिपेयर होकर गए। 1952 के इलेक्शंस, 1952 के वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट के कॉन्फ्रेंस में बाबा साहब नहीं गए, क्योंकि उस समय इंडिया में इलेक्शंस चल रहे थे।
1952 के इलेक्शंस में बाबा साहब बिजी थे, इसलिए वहां पर नहीं जा पाए। और 1952 के इलेक्शंस में आप लोगों को पता है बाबा साहब के साथ क्या हुआ। इसी मुंबई में जहां पर रुके सर यहां पर आए हैं, हमारे सिद्धार्थ सतपाल जी हैं वहां से आए हैं, उसी भाग से बाबा साहब पार्लियामेंट के इलेक्शन के लिए खड़े थे। पार्लियामेंट के इलेक्शन के लिए क्या हुआ आप सबको पता है। 1946 से 1949 तक संविधान बन रहा था। 1949 में यह संविधान दे दिया गया। 1950 में संविधान लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 को। उसके बाद इलेक्शंस हुई। जिस संविधान सभा ने बाबा साहब को ऑफिशियली बहुत लोग कहते हैं कि बाबा साहब ने संविधान लिखा नहीं, ये नहीं, वो नहीं, ऑफिशियली डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इन्होंने बाबा साहब अंबेडकर जी को चीफ आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से बाबा साहब ने को गौरवान्वित किया हुआ है। ये राइटिंग एंड स्पीचेस में, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के सारे डिबेट्स में लिखा हुआ है। अब जिन लोगों को बुक्स क्या होती है ये पता नहीं, वो यही बकवास करते रहते हैं कि बाबा साहब ने संविधान लिखा ही नहीं। बाबा साहब को चीफ आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से संविधान सभा ने गौरव किया हुआ है। अब सोचो, पूरा देश मिलकर बाबा साहब को कह रहे हैं कि ही इज द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और वही एज अ कैंडिडेट अगर आप लोगों के सामने खड़े रहे, कोई भी अपना वोट किसी और को देगा क्या? नहीं। एमए, पीएचडी, डीएससी, डिलीट, बैरिस्टर, ग्रेज इन, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, कोलंबिया यूनिवर्सिटी, एमफिल, चीफ आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इतने सारे उपलब्धियां होने के बावजूद एक चौथी फेल आदमी बाबा साहब को पार्लियामेंट के इलेक्शन में हराता है। चौथी फेल। उस समय बाबा साहब समझ जाते हैं। अब बहुत लोग, मैं वो जस्टिस वाले सोशल के ऊपर हूं, पॉलिटिकल के ऊपर आने वाला हूं। बहुत लोग बाबा साहब अंबेडकर जी को एज अ पॉलिटिशियन देखते हैं, है ना, एज अ पॉलिटिशियन। ये अब मुझे वो एग्जैक्ट पेज नहीं मिलेगा, इसमें बाबा साहब एक स्पीच में कहते हैं की माझ्या लोकांना राजकारण फार प्रिय आहे। मेरे लोगों को राजनीति बहुत प्रिय है, लेकिन मेरा ऐसा नहीं है, मुझे धम्म अधिक प्रिय है। ये बाबा साहब के वर्डिंग्स है, मेरे नहीं है। ये वॉल्यूम 18 पार्ट 3 में ये चैप्टर आप पढ़ सकते हो। बुद्धिज्म के स्पीच का 1956 का ये स्पीच है। बाबा साहब को यह समझ आ चुका था कि जो लोग मुझे, मेरे जैसे व्यक्ति को राजनीतिक न्याय नहीं देते हैं, मेरे लोगों को क्या देंगे। और एक कंपैरेटिव एनालिसिस में आपको सोचने के लिए देता हूं। जब तक देश आजाद नहीं हुआ था, तब तक बाबा साहब इलेक्शन में खड़े रहने के बाद खुद से जीत कर आ रहे थे। 1930s की आप राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की बात ले लो, उसके बाद के इलेक्शन ले लो, लेबर मिनिस्टर ले लो। उस समय देश आजाद था क्या? यानी ब्रिटिशरों के राज में बाबा साहब, गुलाम भारत में बाबा साहब जीतकर आ सकते थे, लेकिन आजाद भारत में बाबा साहब जीतकर नहीं आ पाए। बाबा साहब को यह पता चल चुका था कि जो लोग मुझे न्याय नहीं देते, मेरे जाने के बाद मेरे लोगों के साथ क्या करेंगे। मैं मेरे लोगों को इस देश के हवाले करके नहीं जा सकता। अभी आप लोग किसके भरोसे पे बैठे हो?
मेरे ऊपर अगर कोई अन्याय होगा तो मैं पुलिस स्टेशन जाऊंगा, मेरे ऊपर कोई अत्याचार होगा तो मैं एमएलए के पास जाऊंगा, एमपी के पास जाऊंगा, प्रधानमंत्री के पास जाऊंगा। अरे जो चीफ जस्टिस खुद जूते खा रहा है वो तुमको क्या न्याय देने वाला है? ये तो एक इंडिकेटर है। जो प्रेसिडेंट खुद धक्के खा रहा है वो तुमको क्या न्याय देने वाला है? ये बात बाबा साहब ने 1952 के इलेक्शन में देख ली थी। फिर थर्ड कॉन्फ्रेंस आई 1954 की। 52 की कॉन्फ्रेंस में बाबा साहब जा नहीं सके, 54 के कॉन्फ्रेंस में बाबा साहब जाते हैं। भारत सरकार की ओर से नहीं, खुद से वहां पर जाते हैं और वहां पर बाबा साहब डिटेल स्पीच करते हैं। वो स्पीच का नाम क्या है पता है? बुद्धिस्ट मूवमेंट इन इंडिया अ ब्लू प्रिंट। ये स्पीच का टाइटल है बाबा साहब के, कि बाबा साहब वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट के, अभी मैं यहां पर हमारे डॉक्टर साहब यहां पर बैठे हुए हैं, बुद्ध प्रतिष्ठान का इतना अच्छा हॉल है। अगर मैं यहां पर आकर इनको कहूं कि कितना बकवास हॉल बनाया तुमने, कुछ व्यवस्था नहीं है, तो उनको बुरा लगेगा ना। अरे इतना अच्छा करने के बाद तुम क्या बोल रहे हो? बाबा साहब वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट के कार्यक्रम में जाते हैं। 27 देशों से शुरू हुआ संगठन 1954 में लगभग 72 देशों तक पहुंच चुका होता है। वहां पर बाबा साहब कहते हैं कि तुम्हारा यह सारा तामझाम व्यर्थ है। उनके ही कार्यक्रम में आके, उनके ही स्टेज पे खड़े होके उनको ही कह रहे हैं कि तुमने इतने लोगों को यहां इकट्ठा किया है, इस बौद्ध देश में बुलाया है। अरे तुम तो पहले से ही बौद्ध हो, बौद्ध होने के बाद इसी देश में कार्यक्रम कर रहे हो, बौद्धों के ही देश में बौद्ध का मूवमेंट चला रहे हो। इससे क्या हासिल होगा? तुमने जितना भी ये खर्चा किया है ये व्यर्थ है। और इसलिए मैं तुमको आमंत्रित करता हूं कि बौद्ध धर्म का केंद्र बिंदु अगर कहा करना चाहते हो तो मैं तुमको भारत में आमंत्रित करता हूं। भारत में आओ और ये सारा काम भारत में करो। वो स्पीच कभी कभी डॉक्टर साहब मैं पढ़ता हूं ना, मुझे डर लगता है कि उनके ही कार्यक्रम में जाके ऐसे स्पीच बाबा साहब कर रहे हैं। क्या उद्देश्य है? अरे तुम तो पहले से ही बौद्ध देश हो ना, तो बौद्ध देश में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करके क्या करने वाले हो? मैं भारत में तुमको आमंत्रित करता हूं, तो भारत में आओ और वहां पर बौद्ध धर्म का केंद्र बिंदु करो। बाबा साहब ने 1954 में यह स्पीच दे दिया। अब बाबा साहब को लगा कल को उठकर ये लोग अगर भारत में आए तो ये किससे संपर्क करेंगे, भारत में आकर किसको मिलेंगे? और इसलिए भारत में एक बौद्धों की संस्था होनी चाहिए। इसलिए बाबा साहब ने यह बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का निर्माण किया कि इंडिया में आने के बाद तुमको बौद्ध ढूंढने की जरूरत ना पड़े। इसलिए बाबा साहब ने यह संस्था रजिस्टर की 1955 में। 4 मई 1955 को बाबा साहब को इसका रजिस्ट्रेशन प्राप्त हुआ। उद्देश्य क्या था कि वर्ल्ड के बुद्धिस्ट अगर इंडिया के बुद्धिस्टों से संपर्क करना चाहे तो वो सारे एक प्लेटफॉर्म के ऊपर उनको हासिल हो। यह उद्देश्य था बाबा साहब का। नाम क्या रखा है? द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया। आज भी 2025 में कई सारे गांवों में लोग ये नाम ले नहीं सकते। इसलिए बाबा साहब ने क्या कहा, ठीक है तुम्हारे लिए मैं मराठी में एक नाम दे देता हूं, भारतीय बौद्ध महासभा। कि उस समय के वर्नाकुलर लैंग्वेज मराठी, हिंदी या रीजनल लैंग्वेज में बोलने वाले लोग इंग्लिश नहीं बोल पाते थे, तो उनके लिए भारतीय बौद्ध महासभा के नाम से यह संगठन बाबा साहब ने, और इसी संगठन के बैनर के नीचे दीक्षा भूमि में कार्यक्रम, बौद्ध धर्म दीक्षा का कार्यक्रम हुआ। उद्देश्य था कि सभी लोगों को इकट्ठा करके बाबा साहब के ये बुद्ध धर्मानेच जगाचा उद्धार होणार आहे हे टायटल बाबासाहेबांच्या 15 ऑक्टोबर 1956च्या स्पीचचा आहे। ये टाइटल है 15 अक्टूबर को जो बाबा साहब ने स्पीच दिया। बाबा साहब क्या कहते हैं
कि बौद्ध धर्म में आते समय कैसे आना है। इस धर्म में अगर तुम आना चाहते हो तो कैसे कैसे आओगे। जिस तरह से अलग अलग नदियां होती है, अलग अलग नाले होते हैं, वो नाले वो नदियां जब एक बड़े महासागर में जाकर मिलती है, तब कोई ये नहीं बता सकता कि ये पानी कृष्णा नदी का है, ये पानी गोदावरी से आया है, ये पानी यमुना से आया है। ऐसे बौद्ध धर्म में आना है कि जब तुम इस बौद्ध धर्म में आओ तो कोई ये बता नहीं सके कि ये महार जाति से आया है, ये चमार जाति से आया है, ये वाल्मीकि जाति से आया है, ये मातंग समाज से आया है। जिस दिन तुम ये बौद्ध धर्म में आओ, तुम्हारी जातियां उसी दिन नष्ट हो जानी चाहिए। यह उद्देश्य था बाबा साहब का, आपको बौद्ध बनाने के लिए। आज 2025 में हमारा सबसे बड़ी समस्या क्या है पता है? धर्माच्या रकाण्यात बौद्ध लिहिल्यानंतर जातीच्या रकाण्यात काय लिहायचं है ना। सबसे बड़ा सवाल हमारा आज क्या है? रिलीजन में बुद्धिस्ट लिखने के बाद कास्ट क्या लिखने की। बाबा साहब का एक लाइन है यहां पर, बहुत अच्छी लाइन है। बाबा साहब लिखते हैं, उस भाषण में कहते हैं कि एखादी व्यक्ती, एखादी स्त्री, तिला जर माहित असेल की हा माझा नवरा उद्या मरणार आहे, किंवा तो नवरदेव काय म्हणतो आपण मुलीसाठी मुलगा जो बघतो तो उद्या मरणार है, ये होने वाला जो पति है ये 2-3 दिन में मरने वाला है, तो क्या कोई भी स्त्री उस पति से शादी करेगी, उस लड़के से शादी करेगी कि जिसको पता है कि ये 2-3 दिन में मरने वाला है। बाबा साहब ये उदाहरण देते हुए कहते हैं ये जो पति जीने वाला है ही नहीं, उसके नाम का मंगलसूत्र हम क्यों पहने। ये आरक्षण जो तुमको जाति के आधार पर मिल रहा है, ये कभी ना कभी खत्म होने ही वाला है। 1956 में कह रहे बाबा साहब, जाति के आधार पर मिलने वाला आरक्षण ये कभी ना कभी खत्म होने ही वाला है। जब ये खत्म होने ही वाला है तो महार नाम का जो ताईत है, मंगलसूत्र है, ये हम अपने गले में क्यों पहने जब वो खत्म ही होने वाला है। और आज मुझे आप लोग बताओ, ये आरक्षण बढ़ रहा है कि खत्म हो रहा है? अभी तो चीफ जस्टिस ने भी इसमें डिवीजन कर दिया है, ABCD, और महारों को D में डालने वाले हैं कि सबसे ज्यादा आरक्षण का इस्तेमाल इन लोगों ने किया, अब इनको 0% आरक्षण पे लेकर आओ। बरोबर सांगतोय मी सांगून सर? डॉक्टर हर्षवर्धन। डॉक्टर हर्षवर्धन सर, आने वाले समय में आप लोगों को रिजर्वेशन के ब्रैकेट से दूर करने वाले हैं। अब उस रिजर्वेशन जो ऑलरेडी 0 हुआ है, उसके लिए हम अपने बच्चों को हिंदू महार लिखवा रहे हैं। महार कास्ट चलो किस धर्म में आती है वो छोड़ो, बुद्धिज्म में कितनी कास्ट आती है बताओ मुझे? 0। यानी महार आर नॉट बुद्धिस्ट। बाबा साहब ने हमको कहा कि न्याय प्राप्त करना है। कौन सा? सोशल न्याय, जस्टिस, सोशल जस्टिस। और सोशल जस्टिस प्राप्त करने के लिए हमको हिंदू धर्म का त्याग करना होगा, क्योंकि जब तक हम हिंदू बने रहेंगे तब तक महार जाति से बाहर नहीं निकल पाएंगे। और इसलिए बाबा साहब ने बुद्ध का धर्म चुना। क्यों? क्योंकि इस धर्म में कोई जातियां नहीं है, कोई जातियां नहीं है। एक अच्छी लाइन है बाबा साहब की। बाबा साहब लिखते हैं की आमचा बौद्ध धर्म स्वीकारण्याचा मुख्य हेतू काय है। बाबा साहब जब उन्होंने डिक्लेयर किया कि मैं धर्म परिवर्तन करने वाला हूं, लेकिन ये बताया नहीं कि मैं कौन सा धर्म स्वीकारने वाला हूं, हिंदू धर्म का मैं त्याग करने वाला हूं, ये 1935 में बाबा साहब ने
ऑफिशियली डिक्लेयर किया है। मेरे पास 1929 के डॉक्यूमेंट्स है जहां पर बाबा साहब छोटी छोटी मीटिंगें लेकर लोगों को कह रहे हैं कि हिंदू धर्म का त्याग करना है। लेकिन पब्लिकली बाबा साहब ने 1935 में यह घोषणा की। बाबा साहब इसी स्पीच में कहते कि हिंदू धर्म त्याग करण्याची आमची चळवळ खूप जुनी आहे, ही 1956 नहीं है। आमची हिंदू धर्म त्याग करण्याची, हमारा हिंदू धर्म को त्याग करने का मूवमेंट बहुत पुराना है। और जैसे ही बाबा साहब ने हिंदू धर्म का त्याग करने का ऑफिशियली पब्लिकली अनाउंसमेंट किया, कई सारे रिलीजन के लोग बाबा साहब को अप्रोच करने लगे, बाबा साहब के पास आए और बाबा साहब को कहा कि बाबा साहब हमारा धर्म ले लो, क्रिश्चियन बन जाओ, इस्लाम धर्म ले लो, सिख धर्म ले लो। और सभी धर्म के लोग बाबा साहब को और उनके लोगों को, उनके समाज को कई सारे सुविधाएं, फैसिलिटीज, इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहे थे। जमीन देते हैं, स्कूल देते हैं, कॉलेज देते हैं, पैसा देते हैं। सिखों ने तो सोने के रथ में बाबा साहब की, ज्याला आपण मिरवणूक म्हणतो ती मिरवणूक काढली सोन्याच्या रथातून की बाबा साहब तुम्ही सिख धर्म स्वीकारा। लेकिन बाबा साहब ने क्रिश्चियन, इस्लाम, सिख ये कोई धर्म नहीं चुना जो एस्टैब्लिश था, आज भी एस्टैब्लिश है। एस्टैब्लिश रिलीजन को चुनने के बजाय बाबा साहब ने जो धर्म भारत से मिट चुका था उसको चुना। बौद्ध धर्म में आने के लिए बाबा साहब को किसी भी बौद्ध ने या बौद्ध भिक्षु ने जमीन देने का वादा किया क्या कि सोना देते हैं आप बौद्ध धर्म में आ जाओ, जमीन देते हैं आप बौद्ध धर्म? किसी ने बाबा साहब का बौद्ध धर्म का दीक्षा का कार्यक्रम करवाने के लिए भी बौद्ध भिक्षु नहीं थे, बर्मा से लाने पड़े। यानी बाबा साहब को किसी ने इनवाइट नहीं किया कि हमारा धर्म ले लो, लेकिन बाबा साहब ने इस देश से खत्म हो चुका धर्म चुना। और बाबा साहब इस स्पीच में कहते हैं कि आमची लढाई पैशांसाठी नाही, आमची लढाई ही जमिनींसाठी नहीं, हमारी लड़ाई पैसों के लिए नहीं है, हमारी लड़ाई जमीन के लिए नहीं है। हम जो लड़ रहे हैं ये स्वाभिमान के लिए लड़ रहे हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए लड़ रहे हैं, आत्मसन्मानाची आमची लड़ाई है। और ये आत्मसम्मान बाबा साहब ने हमें बौद्ध धर्म के माध्यम से प्राप्त करके दिया। क्या विजन था ये देखो, ये लाइन अब मेरे सामने एक है। क्या कहते हैं बाबा साहब? आता घरातल्या घरात ब्रॅकेट में लिखा है भारतात पुष्कळ झाले, बाहेर काहीतरी दाखवा, जगात नाहो जाहीर आहे ते फक्त बुद्धाचीच, तेव्हा या धर्माचा प्रचार झाल्याशिवाय कसा राहील? क्या कहते हैं बाबा साहब 15 अक्टूबर को कि अब घर में बहुत हुआ भारत में, अब भारत के बाहर कुछ जाकर दिखाओ। अब भारत के बाहर कैसे जाओगे? कितने देश महारों के देश है बताओ मुझे? भारत के बाहर कितने महार कंट्रीज हैं? कंट्री छोड़ो, कौन सा स्टेट महारों का स्टेट है? कौन सा डिस्ट्रिक्ट महारों का डिस्ट्रिक्ट है? कौन सा तालुका महाराष्ट्र में महारों का तालुका है? यानी महार आइडेंटिटी लेकर हम जिए या चले तो किसी तहसील में भी नहीं, आप लोगों को जगह नहीं मिलेगी, किसी तहसील में भी, तालुका में भी आप नहीं जा पाओगे। बाबा साहब क्या लिखते हैं कि जग में, विश्व में अगर किसी का नाम है तो वो केवल बुद्ध का नाम है। बाबा साहब ने आप लोगों को बौद्ध इसलिए बनाया, और कौन से समय बनाया पता है? कौन से समय में? 14 अक्टूबर 1956, यही महीना, साल अलग है, आज हम 2025 में। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 5 महीने बाद, आज से 5 महीने बाद पार्लियामेंट की इलेक्शंस है। और आप लोगों को पता है इलेक्शन के 6 महीने पहले से ही प्रचार शुरू हो जाता है। और आजकल के हमारे नेतागण हिंदू
ओबीसीज, बाकी के लोग हमारे पार्टियों को, हमारे कैंडिडेट को या मुझे वोट दे, इसलिए हम क्या करते हैं, उनके वोट मिलने के लिए मंदिरों में जाते हैं. बघा मी तुमच्या मंदिरात आलो, आता तरी मत द्या, है ना. मैं जो हो रहा, मैं किसी के अगेंस्ट में बात नहीं कर रहा हूं, जो हो रहा है मैं वो बता रहा हूं. हम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं. हिंदुओं के वोट्स हम लोगों को मिले इसलिए हम मंदिर प्रवेश का कार्यक्रम कर रहे हैं. 6 महीने बाद, 5 महीने बाद, बाबा साहब के समय में भी इलेक्शंस थी, बाबा साहब मंदिर जा रहे थे क्या? क्या कर रहे थे? उलट बुद्ध की दीक्षा ले रहे थे. क्या हुआ पता है? दादा साहब गायकवाड़ बाबा साहब के उस समय के पुराने साथी थे. बाबा साहब के कार्यकर्तागण बाबा साहब के पास आए और बाबा साहब को कहा कि बाबा साहब 6 महीने बाद, 5 महीने बाद लोकसभा की इलेक्शंस है. आज अगर आप बौद्ध धर्म की दीक्षा लेते हो तो वोट्स नहीं मिलेंगे, हिंदुओं के वोट्स नहीं मिलेंगे. जिस हिंदू धर्म का तुम त्याग करने वाले हो वो हिंदू ही वोट नहीं करेंगे तो हम इलेक्शंस में कैसे खड़े रह पाएंगे. और जिस बुद्ध के धम्म की आप दीक्षा लेने वाले हो उस बुद्ध के धम्म में तो लोग ही नहीं है, वहां पे तो वोटर ही नहीं है. इस बुद्ध के धर्म में वोटर नहीं है और इस हिंदू धर्म में वोटर है. अब उस धर्म को छोड़ने की बात कर रहे हो और इस धर्म में जाने की बात कर रहे हो. इलेक्शंस तक आप बुद्ध की दीक्षा मत लो. इलेक्शंस होने तक आप बुद्ध के धम्म की दीक्षा मत लो. ये बाबा साहब को उनके नजदीकी कार्यकर्ताओं ने बाबा साहब को कहा. बाबा साहब का जवाब क्या था पता है? तुम लोगों में से कोई भी मेरे साथ नहीं आया तो भी चलेगा. तुम लोगों में से मेरे साथ कोई नहीं आया तो भी चलेगा. हम दोनों पति और पत्नी जाकर कल बुद्ध के धम्म की दीक्षा लेने वाले, तुम कोई नहीं आए तो भी चलेगा. ये बाबा साहब का स्टैंड था, बाबा साहब का जवाब था. इलेक्शंस में वोट नहीं पड़े तो भी चलेगा, लेकिन मैं बुद्ध के शरण में मैं और मेरे लोग जाने ही वाले हैं. क्यों? इतना बड़ा दाव बाबा साहब ने पूरी राजनीतिक करियर को दाव पर लगाया. क्यों लगाया पता है? बाबा साहब की डेथ, जिसे हम महापरिनिर्वाण कहते हैं, ये 5 दिसंबर के रात के 2 बजे के बाद हुई है, यानी 6 दिसंबर को. हमको पता है बाबा साहब आखिरी समय में क्या कर रहे थे. 2 बजे तक का टाइम मैंने इसलिए बताया क्योंकि 2 बजे तक का बाबा साहब का लाइफ ऑन रिकॉर्ड है. बाबा साहब 2 बजे तक क्या कर रहे थे यह रिकॉर्ड पर है. क्यों? क्योंकि उनके जो सचिव थे नानक चंद रत्तू, ये 2 बजे तक बाबा साहब के साथ खड़े थे. 2 बजे बाबा साहब को उन्होंने कहा कि बाबा साहब अब बहुत हो गया, अब थोड़ा सो जाइए. क्या कर रहे थे पता है बाबा साहब 2 बजे तक? बहुत लोगों को यह लगता है कि बाबा साहब की जो डेथ है ये अचानक हो गई, रात को सोते समय हो गई, कुछ हुआ है नहीं हुआ है. मैं उस कंट्रोवर्सी में नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं. ये जो बुक्स है ना बाबा साहब की, जो खुद बाबा साहब के स्पीचेस है, 1956 के स्टार्टिंग से ही बाबा साहब के हर स्पीच में बाबा साहब ये कहते हैं कि मैं ज्यादा जीने वाला नहीं. आगरा का भाषण मेरे ख्याल से 18 मार्च का भाषण है, वो 18 मार्च 1956 आगरा के मैदान में बाबा साहब ने खड़े होकर यह बात कही है कि मैं चिंतित होता हूं, मुझे रात रात भर नींद नहीं आती यह सोचकर कि इतनी बड़ी मूवमेंट मैंने ये खड़ी की है, इतना बड़ा तंबू मैंने ये खड़ा किया है और उस तंबू का मैं एक अकेला बांबू हूं, खाम हूं, ये कल गिर गया तो मेरे मूवमेंट का क्या होगा. मैं दूर दूर तक जब देखता हूं तो मेरी मूवमेंट आगे लेकर जाने वाला मुझे एक भी व्यक्ति दिखाई नहीं देता. यह शब्द तो आपको याद है. बाबा साहब 18 मार्च 1956 के भाषण में यह बात कहते हैं कि हां जो गाड़ा है, हां जो रथ है, यह मैं बहुत मुश्किल से यहां तक लेकर आया हूं.
हो सके तो उसको आगे लेकर जाओ। अगर तुमसे नहीं होता तो वहीं पर छोड़ दो, उसको पीछे लेकर जाने का काम मत करो। ये क्यों कह रहे हैं बाबा साहब? क्योंकि बाबा साहब को यह अंदेशा हो गया था कि अब मैं ज्यादा जीने वाला नहीं हूं। अब जो व्यक्ति, जिसे पता चल गया है कि मैं 3 महीने में, 6 महीने में इस दुनिया से जाने वाला हूं, वो व्यक्ति क्या करेगा पहले बताओ? आप अपने आप को रखो उस जगह पे। क्या करेगा वो व्यक्ति? पूरे लाइफ टाइम में जितनी संपत्ति इकट्ठा की है ना, उसकी विल बनाएगा। मेरी ये जमीन मेरे ये बेटे को, मेरी ये जमीन, मेरा ये बंगला मेरे बीवी को, मेरे नेफ्यू को। ये करेगा ना कि मेरे जाने के बाद आपस में लड़ाई ना हो, इसलिए मेरा जितना भी है मैं अपने बच्चों को, परिवार को बांट दूंगा, इसलिए विल बनाता हूं। बाबा साहब 5 दिसंबर के रात के 2 बजे तक कुछ लिख रहे थे। क्या लिख रहे थे पता है? अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए उनकी प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर रहे थे। मेरे जाने के बाद 5 दिसंबर की रात है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अक्टूबर का 14वां दिन, यानी 15 दिन अक्टूबर के, 30 दिन आपके नवंबर के, यानी हार्डली 44 डेज, और ये 5 दिन, 50 दिन। 50 दिन पहले मैंने जो बौद्ध धर्म की दीक्षा ली है, मेरे साथ साथ लाखों लोगों ने ली है। आने वाले समय में और लाखों लोग इसकी दीक्षा लेंगे। मेरे जाने के बाद मेरे लोगों ने बुद्ध के धम्म का सही से पालन करना चाहिए, उसका ठीक से आचरण करना चाहिए। इसलिए बाबा साहब द बुद्धा एंड इज धम्मा ये किताब पूरी कर रहे थे कि मेरे जाने के बाद मेरे लोगों ने बुद्ध के धम्म का सही से पालन करना चाहिए। अपने परिवार के प्रॉपर्टी का बंटवारा नहीं कर रहे थे। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, आप बहुत लोग मुझे देखने के लिए, सुनने के लिए आते हो कि बाबा साहब का परपोता आ रहा है, बाबा साहब के परिवार से आ रहा है। मैं यहां पर जो खड़ा हूं ना, ये बाबा साहब का परिवार नहीं है। ये जो मेरे सामने बैठा है, ये बाबा साहब का परिवार है। ये बाबा साहब का परिवार। और इसलिए बाबा साहब ने सोशल जस्टिस के लिए हम लोगों को बुद्ध का दम दिया। क्यों? क्योंकि मेरे जाने के बाद जो व्यवस्था मुझे न्याय नहीं देती, जो मुझे पार्लियामेंट में नहीं जाने देती, मेरे लोगों को क्या करेगी? जब ये व्यवस्था मेरे साथ ये कर रही है, आने वाले समय में मेरे लोगों के साथ क्या करेगी? और इसलिए बाबा साहब जाते जाते आपको बुद्ध की शरण में लेकर गए। क्यों? क्योंकि कल को इस देश का संविधान तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाया तो ये बुद्ध तुम्हारी रक्षा करेगा। ये हेतु बाबा साहब का तुमको बौद्ध बनाने के पीछे था। बाबा साहब आपको बौद्ध क्यों बनाकर गए? क्योंकि वर्ल्ड में जाओ, दुनिया में जाओ, वहां के लोगों को जाकर बताओ कि मैं भारत से आया हूं, मैं भारत का बुद्ध हूं, मैं भारत का बौद्ध हूं। हम किस लिए लड़ रहे हैं? 14 अक्टूबर की 2 अक्टूबर। हेतु क्या है हमारा बौद्ध धर्म में आने का? कि विश्व के बौद्धों के साथ हम कनेक्ट हो और विश्व के बौद्धों के साथ मिलकर हम यहां पर अपनी व्यवस्था कायम करें। आम्ही लढतोय कशासाठी? विजयादशमी की 14 अक्टूबर। मुख्य हेतू बाजूला राहिला, मुख्य हेतु बाजूला राहिला। जो मुख्य उद्देश्य है बुद्ध धर्म में हमारा आने का, वो हम देख ही नहीं रहे, वो देख ही नहीं रहे। और इसलिए बाबा साहब हमको बुद्ध का धम्म देकर गए। और बाबा साहब ने ये बात कही कि ये प्रियम्बल में लिखे हुए जो फिलॉसफी है ये बुद्ध से लिए है। क्यों? क्योंकि बाबा साहब जस्टिस के लिए, सोशल जस्टिस के लिए ये लड़ाई बुद्ध की हमको लेकर गए, देकर गए। हम आज तक सोशल जस्टिस की लड़ाई जीत नहीं पाए। उसके बाद आता है नेक्स्ट स्टेप, इकोनॉमिकल जस्टिस। वो तो हमने खोलकर भी नहीं देखा है। सोशल जस्टिस तो चलो बाबा साहब इंट्रोड्यूस तो करके गए,
लेकिन इकोनॉमिकल जस्टिस हमने वो किताब कहां पर रखी है वो भी हमको मालूम नहीं। हमारे पास इकोनॉमिकल जस्टिस के लिए कोई कार्यक्रम नहीं है। और इसलिए जब मैं बाबा साहब के इस मूवमेंट का पढ़ाई कर रहा था, मैंने कई सारे स्पीचेस में ये कहा है, वो रिपीटेटिव हो जाता है, लोग कहते क्या बार बार वही बात कर रहा है, लेकिन वो बात मैं आज फिर आप लोगों के सामने करना चाहूंगा। मेरा बिल्कुल भी इंटेंशन आप लोगों के सामने आने का नहीं था, बिल्कुल नहीं था। आप लोगों के सामने आओ, ये जो मैं बातें कर रहा हूं, ये बातें आप लोगों के सामने करो। आते समय पहले सोचो कि बोलना क्या है। कोई पेपर नहीं है मेरे पास, कहीं से रट कर पढ़कर नहीं बोल रहा हूं। फिर क्या बोलना है वो सोचो, लोगों के सामने खड़े रहो। लिटरली मैं इतना ट्रैवल मैंने किया है कि मुझे स्पाइन का रोग लग गया है ट्रैवल कर करके, क्योंकि कंटिन्यूसली एक ही सीट पर बैठना है। 19-19 घंटे की फ्लाइट होती है, कभी कभी यूएस जाना है, यूके जाना है, 19 घंटे एक ही जगह पर बैठकर दिखाओ। ये मेरे नीज में इतना पानी भर गया था, वो इंजेक्शन से निकालना पड़ा। मूवमेंट नहीं, बॉडी को मूवमेंट नहीं, क्या जरूरत है? कोई पैसे आप लोग दे रहे हो मुझे? मेरी बिल्कुल, जब मैं कॉलेज स्टूडेंट था, बिल्कुल मेरे दिमाग में यह बात नहीं थी कि कल को मुझे समाज में जाना है, उनके सामने स्पीच करना है, बिल्कुल नहीं था। जो एक आम बच्चे का सपना होता है वही मेरा सपना था। पढ़ाई करनी है, एमबीए करना है, पीएचडी फाइनेंस में करनी है, निकल जाना है। जो हर एक बच्चा सपना देखता है वही सपना मेरा था। लेकिन जब मैंने पीएचडी का मेरा पढ़ाई शुरू किया, तब मेरे पिताजी, क्योंकि ये जो वंशावळ आहे ना आमची, वंशावळ तुम्हाला तरी फक्त रामजी बाबांपासूनच माहित असेल। रामजी बाबांचे वडील मालोजी, असे माझ्याकडे जवळपास मी शोधत 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 7 ते 9 पिढ्यांची माहिती मी घेतली आहे। 9 पिढ्यांची माहिती घेतली है। और ये जो फैमिली है, अंबेडकर फैमिली, या जो बहुत पहले की सतपाल फैमिली, ये पीढ़ी दर पीढ़ी, जनरेशन टू जनरेशन अपने बच्चों को तैयार कर रही थी। मालोजी ने रामजी को तैयार किया, रामजी ने बाबा साहब को तैयार किया। बाबा साहब का आखिरी दुख क्या था पता है? जो मैंने अभी बताया कि मैं दूर दूर तक देखता हूं तो मुझे यह मूवमेंट आगे लेकर जाने वाला एक भी व्यक्ति दिखाई नहीं देता। ये चेन ब्रेक हो गई, ऐसा नहीं लगता आपको? मालोजी ने रामजी को तैयार किया, क्यों? क्योंकि ये जो अस्पृश्यता है इसको नष्ट करना है, इससे बाहर आना है। मालोजी को अपने जीवन में वहां से बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिला तो उन्होंने अपने बेटे को तैयार किया। मालोजी हवलदार थे, उस समय का सबसे बड़ा पोस्ट हुआ करता था। आज का हवलदार वाला हवलदार नहीं, मिलिट्री वाला हवलदार। हवलदार के बेटे को उन्होंने मेजर बनाया, मेजर, सूबेदार। लेकिन उनको भी अपने लाइफ में ये करने का मौका नहीं मिला तो उन्हें अपने बच्चे को तैयार किया, बाबा साहब को तैयार किया। इस देश, इस विश्व में अनेक नेता हुए हैं, क्रांतिकारी हुए हैं, मार्क्स है, माओ है। इन्होंने एक जीवन में एक विचार का आविष्कार किया, लेकिन वो विचार पूरा होने के लिए 2 से 3 पीढ़ियां लग गई। मार्क्सवाद कहो, माओवाद कहो। लेकिन बाबा साहब पहले ऐसे व्यक्ति हैं इस विश्व के जिन्होंने एक ही जीवन में एक प्रस्तापित व्यवस्था, मनुस्मृति, एक प्रस्तापित व्यवस्था को बाबा साहब ने जलाया और उसी जीवन में एक नई व्यवस्था, भारत का संविधान या बुद्ध का धम्म, ये एक ही जीवन में दिया। उन्होंने अभी काम किया और उसके फल दूसरे तीसरी पीढ़ी में मिला, ऐसा नहीं।
एक ही जीवन में बाबा साहब ने ये काम किया और एक ही जीवन में रिजल्ट मिला। अब बाबा साहब की समस्या ये थी कि ना उनका बेटा और ना उनका नेफ्यू, मुकुंद राव और यशवंत राव, दो नहीं थे, घर में दो ही बेटे थे। मी त्या फॅमिलीतला असून मी हे बोलतोय, कारण मी जरा बाहेर राहून बोलतोय। मी इन्व्हॉल्व होऊन बोललो तर मी माझ्या परिवाराच्या विरोधात बोलू शकणार नाही। बाबा साहब की समस्या यह थी कि मेरे दोनों बेटे नहीं पढ़ पाए, नहीं लिख पाए, मेरा ध्यान नहीं रहा उन पर। जैसे रामजी बाबा ने मुझे तैयार किया, मैं अपने बच्चों को तैयार नहीं कर पाया। यह बाबा साहब की अंतिम दुख था कि मैं अपने बच्चों को नहीं तैयार कर पाया। इसलिए बाबा साहब आप लोगों में देख रहे थे कि कोई तो आगे आए, कोई तो मेरी मूवमेंट लेकर जाए आगे। नहीं हुआ। यह बात मेरे पिताजी को पता थी, वो खुद भी नहीं कर पाए। तो उन्होंने मुझे बाबा साहब की पीएचडी करने का उन्होंने मेरे से वचन ले लिया कि जैसे आज आवाज इंडिया वालों ने वचन लिया कि आप हिंदी में बात करो। मतलब ठीक है। तो मेरे पिताजी ने कहा कि ठीक है, एमबीए फाइनेंस में कर लिया, तुमने तुम्हारे मन का किया, अब पीएचडी भी करो, लेकिन बाबा साहब को लेकर करो। अब बाबा साहब के विषय में पीएचडी करनी है तो बाबा साहब को तो पढ़ना पड़ेगा ना। तो बाबा साहब को पढ़ते पढ़ते बाबा साहब के बुद्धिस्ट मूवमेंट तक में पहुंचा। कहां से शुरू हुई है? सगळ्यात पहिल्या संघटनेचं नाव काय सांगा बाबासाहेबांच्या? हर्षवर्धन सर, आपल्याला माहित असेल ना, 1924 ला बाबासाहेबांनी सगळ्यात पहिली संघटना तयार केली, बहिष्कृत हितकारिणी सभा। काय नाव आहे? बहिष्कृत। एका व्यक्तीच्या आयुष्याची सुरुवात होते बहिष्कृत नावाने। बाबासाहेबांच्या आयुष्यातली सगळ्यात शेवटची संस्था कोणती? रजिस्टर्ड म्हणतोय मी, द बुद्धिस्ट सोसायटी ऑफ इंडिया। नाव कंपेअर, बहिष्कृत नावानं सुरू झालेली ओळख बुद्धिस्ट नावावर बाबासाहेबांनी येऊन संपवली। ये सगळं वाचत असताना, ये सब पढ़ते पढ़ते मुझे पता चला कि बाबा साहब की मूवमेंट कहां पर रुकी है, कहां पर जाकर रुकी, और वहां से आगे आकर लेकर चलना है। और जब ये सब पता चल रहा था, मेरा नाम मैंने बहुत बार अपने नाम का विवेचन दिया है कि मैं तो बिल्कुल पसंद नहीं करता था इस नाम को बचपन से। राजरत्न, पुराने जमाने का नाम, और ये मेरे दादाजी का नाम है शायद, है ना? अगर मुकुंद राव भी नहीं, मेरे परदादा का ही नाम होगा, नहीं, दादाजी का नाम। बाबासाहेब माझे पणजोबा, म्हणजे त्यांचा मुलगा माझा आजोबा लागला ना, राजरत्न। वयाच्या मला वाटतं 2.5 वर्षाचा असताना त्याचं निधन झालं। बाबा साहब, पता है जो बात मैंने कही, बाबा साहब उस बच्चे को तैयार कर रहे थे। 2.5 साल का बच्चा, तो तुम्हाला माहित असेल ना केवढा असतो। बाबा साहब अपने उस बच्चे से बात करते थे कि तू सिंह है। हम लोग हमारे बच्चों को सुलाते समय क्या कहते हैं? माझं चिव आहे, माझं काऊ आहे, माझं सोनूल, माझं कोकुल, काय काय म्हणतो। बाबासाहेब काय म्हणायचे? तू माझा सिंह आहे, सिंह। तू एका मोठ्या पराक्रमी घराण्यात जन्म घेतलेला आहेस, तुला मोठं झाल्यानंतर खूप मोठे पराक्रम करायचे, माझं उर्वरित राहिलेलं कार्य हे तुला पूर्ण करायचंय, असं बाबासाहेब त्या 2.5 वर्षाच्या राजरत्नाला सांगायचे। ये बात करते थे बाबा साहब। अब वही बच्चा इस देश में चल रही अस्पृश्यता का शिकार हो गया। डबल निमोनिया होने के बाद किसी डॉक्टर ने भी उसका इलाज नहीं किया और वो मर गया। ये जब सारी बातें मैं पढ़ रहा था, जब बाबा साहब का एनालिसिस पढ़ाई करते समय, तब मुझे पता चला
ओ, इस बच्चे के याद पर मेरा नाम राजरत्न पड़ा है। कॉलेज लाइफ तक या वो पैराग्राफ पढ़ने तक मैं कभी भी राजरत्न ये नाम अपने नाम का इस्तेमाल नहीं करता था। राज नाम से ही मैं मेरे सारे दोस्तों में परिचित था। लेकिन जब मैंने वो पैराग्राफ पढ़ा, मैंने उस दिन डिसाइड किया कि आज मैं अपना व्यक्तिगत जीवन यहीं पर समाप्त करता हूं, और जो अपेक्षा बाबा साहब उस राजरत्न से कर रहे थे, वो अपेक्षा मैं अपने जीवन में पूरा करूंगा। ये प्रण किया, और तब से मैं राजरत्न नाम का इस्तेमाल करने लगा। कि जो काम बाबा साहब उस राजरत्न से करवाना चाह रहे थे, उस राजरत्न का हत्या इस देश के ब्राह्मणवाद ने की, लेकिन आज उसी बेटे के याद पर हम वो काम बाबा साहब का पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। अब इकोनॉमिकल जस्टिस के ऊपर आते हैं। सोशल जस्टिस की बात तो मैंने आपको बताई, इकोनॉमिकल जस्टिस मैं आपको इसी नवी मुंबई के नजदीक में एक शहर है, वहां पर एक कम्युनिटी बसती है। वो कम्युनिटी भारत में 1947 के बाद आई। उससे पहले उनका भारत से कोई रिश्ता नहीं है, भारत से उनका कोई भी कनेक्शन नहीं है। सिंध प्रांत में जब वॉर हुआ तब वो वहां से भागकर यहां पर आए, और यहां आने के बाद भारत ने उनको कोई सहायता नहीं की, कोई स्कॉलरशिप नहीं दी, कोई घरकुल नहीं दिए, कोई जमीन नहीं दी, कोई रेफ्यूजी का स्टेटस नहीं दिया। वो लोग 1 लाख लोग आए थे ऑन एन एवरेज। उनकी जब गिनती थी उस समय 1 लाख लोग वहां से भागकर यहां पर आए। उन्होंने यहां पर आकर कैंप बनाए, ट्रांजिट कैंप बनाए, छोटे छोटे ट्रांजिट कैंप बनाए, और वहां पर तंबू गाड़कर रहने लगे। तंबू गाड़कर रहने लगे 1 लाख लोग। कोई फैसिलिटी नहीं, कोई राशन का खाना नहीं, कोई अनुदान नहीं। वो कम्युनिटी, उन्होंने अपने साधन इकट्ठा किए, अपने स्कूल्स बनाए, अपने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, अपने कॉलेज बनाए, व्यवसाय किया कि यहां के लोगों को क्या चाहिए वो देखा, वो एनालिसिस किया, मार्केट का एनालिसिस किया, और वहां तक वो पहुंच गए। और आज वो केवल भारत के नहीं, वर्ल्ड की बिजनेस कम्युनिटी है। बताओ कौन सी? सिंधीस है ना, उल्हासनगर। गाड्यांचं मार्केट, फर्निचरचं मार्केट, कपड्यांचं मार्केट, पूरे वर्ल्ड मैप पे आपके नवी मुंबई का नाम नहीं आता, लेकिन उल्लासनगर का नाम आता है। यस, वर्ल्ड मैप पे उल्लासनगर का नाम है। 1 लाख लोग कभी ये बात नहीं कर रहे थे कि हमको हमारे देश से भगाया, हमारे औरतों पे बलात्कार हुए, हमारे बच्चों को मारा गया। वो यहां पर रोना नहीं रो रहे थे, उन्होंने काम किया, स्कूल बनाए, बैंक बनाई, अलग अलग बिजनेसेस खड़े किए, और आज वो बिजनेस कम्युनिटी है। कोई सिंधी आपको क्लास 4 में दिखाई देता है क्या? कोई क्लास 3 में, क्लास 2 में, क्लास 1 में? नहीं चाहिए सरकारी नौकरियां। कोई सरकारी नौकरी में आपको सिंधी कम्युनिटी नहीं दिखेगी। आज वो लोग सही मायने में इकोनॉमिकल जस्टिस की लड़ाई लड़ रहे हैं, सोशल जस्टिस। सिंधियों में मुझे नहीं पता, यहां के लोगों को भी नहीं पता होगा, मैंने तो कोई जात वाला सिंधी नहीं देखा कि सिंधी में ये का, सारे सिंधी सिंधी दिखते हैं। सिखों में सिख दिखता है, हमारे में बौद्ध नहीं दिखता है। सोशल जस्टिस की लड़ाई प्राप्त की, इकोनॉमिकल जस्टिस की लड़ाई प्राप्त की। उसी तरह से जैन कम्युनिटी है 0.4%। पूरा मार्केट आज उनके हाथ में है, फाइनेंस, पूरा मार्केट, पूरा फाइनेंस, बैंकिंग सेक्टर उनके हाथ में है। 0.4% कम्युनिटी।
सोशल जस्टिस की लड़ाई लड़ी, फिर इकोनॉमिकल जस्टिस की लड़ाई लड़ी। अब सोचो 0.4% के लोग क्या इलेक्शन में वोट मिलेंगे? क्या उनको वोटर्स है क्या उनके पास? नहीं है ना। पॉपुलेशन है क्या उनकी? वोटर लिस्ट में उनके नाम आएंगे क्या ज्यादा? नहीं। लेकिन उन्होंने ये स्टेप हासिल किए, पहले सोशल जस्टिस, फिर पॉलिटिकल जस्टिस, अब जो कम्युनिटी पॉलिटिकल इकोनॉमिकल जस्टिस, अब जो कम्युनिटी पॉलिटिकल जस्टिस हासिल ही नहीं कर सकती, अब वो कैसे कैसे कंपीट करेगी यहां पर? लेकिन उन्होंने 2 जस्टिस हासिल किए हैं। पॉलिटिकल जस्टिस उनके पीछे आया। आज इस देश का होम मिनिस्टर जैन है, देश का सेकंड मोस्ट टॉप पोस्ट जी ऐसे कम्युनिटी के पास है जो सरपंच नहीं बना सकते। हम सोशल जस्टिस 0, इकोनॉमिकल जस्टिस 0, बस हमको पॉलिटिकल जस्टिस चाहिए। सोशल जस्टिस नहीं मिला तो भी चलेगा, इकोनॉमिकल जस्टिस नहीं मिला तो भी चलेगा, पर हमको पॉलिटिकल जस्टिस चाहिए। इसलिए इलेक्शंस आते ही हम लोग खड़े हो जाते हैं। सारे इलेक्शंस मेरे ख्याल से 149 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के शेड्यूल कास्ट से है और पूरे कंट्री को इकट्ठा किया गया, हर स्टेट्स को, तो 2500 एमएलए केवल एससीज के हैं। 2500 एमएलए, इतनी बड़ी पॉलिटिकल पावर, एक एक्स प्रेसिडेंट, एक करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इतनी बड़ी पॉलिटिकल पावर आपके हाथ में होने के बावजूद भी हमको न्याय नहीं मिल रहा। हम आज भी लड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे दोनों जस्टिस खाली पड़े हैं। ये जब तक खाली पड़े रहेंगे आपकी पॉलिटिकल जस्टिस का कोई अर्थ नहीं है। कल को आपने प्राइम मिनिस्टर भी बना दिया ना, तब भी उसका चीफ जस्टिस ही होने वाला है। क्यों? क्योंकि आपके दोनों जस्टिस खाली पड़े हैं। और इसलिए मैं 2 जस्टिस के ऊपर काम कर रहा हूं, सोशल जस्टिस जो है बुद्धिज्म का काम, और इकोनॉमिकल जस्टिस जो हमने अभी शुरू किया है, डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी। ये क्यों? जिस ब्राह्मणवाद के खिलाफ हम लड़ रहे हैं, बाबा साहब ने, ये लड़ाई मेरी नहीं है, बाबा साहब ने हमें ये बताकर गए, क्योंकि उनको पता था मेरे लोग आपस में ही लड़ेंगे, इसलिए पहले ही बता के जाओ कि तुम्हारी लड़ाई किससे है। बाबा साहब एक कोटेशन देकर गए हैं कि हिस्ट्री ऑफ इंडिया इज नथिंग बट अ मॉरल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन बुद्धिज्म एंड ब्राह्मणिज्म। तुम्हारा दुश्मन दूसरा तीसरा कोई नहीं है, बुद्धिज्म और ब्राह्मणिज्म में ही नैतिक संघर्ष है। क्योंकि उनको पता था हमारे लोग आपस में ही लड़ेंगे, इसलिए दुश्मन पहले आइडेंटिफाई करके जाओ कि तुम्हारी लड़ाई किससे है। और इसलिए हमारी लड़ाई जिस ब्राह्मणवाद से है, वो लड़ाई हम लोगों को पहचाननी होगी कि हमारी लड़ाई किससे है। अब इस ब्राह्मणिज्म को ब्राह्मण ताकत नहीं दे रहे हैं, उनके पास संख्या नहीं है ताकत देने के लिए। ब्राह्मणों की संख्या कितनी है? 3.5%। 3.5% और आप लोगों की ऑन एन एवरेज पूरे देश भर की ये लगभग 22 से 27% है। अलग अलग स्टेट्स का अलग अलग आंकड़ा है, इसलिए मैं एवरेज बता रहा हूं। ये लगभग 22 से 27% आप लोग हो। अब दोनों में लड़ाई होगी तो जीतेगा कौन? 27% वाला या 3.5 वाला? 27% वाला। और इसलिए ये 3.5% वाला ब्राह्मणिज्म ये आप लोगों के रिसोर्सेस इस्तेमाल करता है, क्योंकि उनके पास संख्या नहीं है, उनके पास लोग नहीं है, उनके पास पैसे नहीं है, तो वो क्या करता है?
तुम्हारे बच्चों को दिन भर टीवी, बाल गणेश, छोटा भीम, छोटा कृष्ण, बच्चा तुम्हारा, पैदा तुमने किया, कपड़े लत्ते तुम खरीद रहे हो, स्कूल में पढ़ा तुम रहे हो. मुंबईच्या राहणीमानानुसार मुलावर जवळपास वर्षातून 1,00,000 रुपये तरी खर्च होतोय ना. शाळेची फी, कपड्याचा पैसा, ट्यूशनची फी, खाणं पिणं, 1,00,000 रुपये, 1,00,000 रुपया बच्चों के ऊपर हम डाल रहे हैं और रावणों को दे रहे, लेके जाओ मेरा बच्चा. दिमाग के अंदर क्या घुस रहा है? ग गणपतीचा, ब भटाचा. बच्चा आपका, लेकिन लड़ रहा है ब्राह्मणिज्म की तरफ से. यह हुआ ह्यूमन रिसोर्स. ह्यूमन रिसोर्स, बौद्धों का पूरा ह्यूमन रिसोर्स ब्राह्मणिकल सिस्टम यूज करती है. पूरा ह्यूमन रिसोर्स वो इस्तेमाल कर रही है. नॉट ओनली ह्यूमन रिसोर्स, फाइनेंशियल रिसोर्स भी वो हमारा यूज करती है. कैसे? अब तुम तो कोई ब्राह्मणों को दक्षिणा देने नहीं जा रहे हो, तुम तो मंदिर में चढ़ावा नहीं चढ़ाते हो. तो ब्राह्मण सिर्फ मंदिरों से पैसा नहीं लेता, दक्षिणा से पैसा नहीं लेता. उन्होंने तुम्हारे पैसे लेने के लिए काम तुम करोगे. सगळे इथे नोकरदार वर्ग असेल, 80% 50% तरी. सकाळी उठून ट्रेन पकडायची, नोकरीला जायचं, 9 ते 5, 10 ते 5 नोकरी करायची, परत घरी यायचं. महिना अखेरीस पगार कुठे जमा होतो? बँकेत जमा होतो. मग ती बँक ताब्यात घ्यायची. सगळ्यांचा पैसा बँकेत पडू नये. हा पडलेला पैसा आम्हाला फक्त आमच्या अकाउंटला नंबर मध्ये दिसतो. 40,000 क्रेडिट, 50,000 बॅलन्स, 1,00,000 रुपये बॅलन्स. पण त्याचा वापर कोण करतंय? अडाणी. पैसा तुमचा आहे, कमवला तुम्ही, दिवस रात्र कष्ट तुम्ही करताय. आणि हे आत्ताच नवी मुंबईचं मला वाटतं उद्घाटन झालं 8 तारखेला. अडाणी, SBI. तुम्हाला माहिती आहे नवी मुंबईसाठी, या नवी मुंबईचं SBI वेव्ह ऑफ, नाही नामकरण नाही, हे नवी मुंबईचं एअरपोर्ट अडाणी बनवतोय म्हणून राष्ट्रहिताचं काम अडाणी करतोय म्हणून स्टेट बँक ऑफ इंडियाने, माझं नाहीये, द हिंदू न्यूजपेपर आहे, द हिंदू, 29 मार्च 2022, SBI has underwritten the entire debt of requirement of 12,770 crore for the नवी मुंबई इंटरनॅशनल एअरपोर्ट प्रोजेक्ट. नवी मुंबईचा एअरपोर्टचा प्रोजेक्ट अडाणी तयार करतोय म्हणून, देशाचं चांगलं काम करतोय म्हणून 12,770 करोड रुपये स्टेट बँक ऑफ इंडिया अडाणीचे माफ करतात. किती? 12,770 करोड ही पब्लिश झालेली रक्कम आहे. अनपब्लिश किती आहे माहिती नाही. असं मिळून मी संपूर्ण माहिती गोळा केली. जवळपास 35 लाख करोड रुपये अडाणीचे 4 बँकेने मिळून माफ केलेत. 35 लाख करोड. हा पैसा कुठून आला? तुम्ही आम्ही जो बँकेत ठेवतोय ना, तो उचलून त्यांना देतात. पैसा आमचा, व्यवस्था. म्हणून हे कुठेतरी थांबलं पाहिजे. राजकारणात आपण नारे देतो ना, वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा. आता मी काय राजकीय क्षेत्रातला माणूस नाही, मी फायनान्स मधला आहे. पण विचार केला, हा नारा फक्त राजकारणापुरतं का मर्यादित ठेवावा? हा नारा आपण आपल्याही क्षेत्रात लावायचा. म्हणून मी एक नारा स्वतःसाठी तयार केला. तुम्हालाही मी तो नारा देतो. जिस तरह से राजनीति में वोट हमारा और राज तुम्हारा नहीं चलता, उसी तरह से अर्थनीति में नोट हमारा और बैंक तुम्हारा नहीं चलेगा. अगर नोट हमारा है तो बैंक भी हमारा होना चाहिए, और अगर बैंक हमारी है तो व्यवस्था भी हमारी खड़ी होगी, ब्राह्मणों की नहीं. हे जितके मेट्रो तैयार होता है, हे जितके फ्लायओव्हर्स तैयार होत आहेत, रिलायन्स मेट्रो म्हटलं की अंबानी, इथून अडाणी एअरपोर्ट साठी पैसा उचलतो, तिथून अंबानी
मेट्रोसाठी पैसा उचलतो, सगळा तुमच्या खिशातला पैसा कमवतोय आम्ही आणि त्यांच्या पदरात जात. आणि म्हणून आम्ही स्वतःची ही ओंजळी तयार केली आहे. ते एक म्हण आहे ना मराठीमध्ये, आंधळ दळतय आणि कुत्र पीठ खातंय. आम्ही सकाळपासून दळतोय, नोकरीला जातोय, ट्रेन पकडतोय, बस पकडतोय, दळतोय आणि महिना अखेरीस जे पीठ येतं ते कुत्र कधी खाऊन जात आपल्याला कळतही नाही. मी ही बँक तयार नाही केली आहे, ते तुम्ही दळलेलं जे पीठ आहे ना ते पीठ ठेवण्यासाठी ती ओंझळ तयार करतोय. ती ओंझळ तयार करतोय, मेहनत तुमची आहे आणि मला अभिमान आहे. ही छोट्या 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 बैठका याच्यातनं रिझल्ट मिळतो. मोठ्या मोठ्या कॉन्फरन्समध्ये काय होतं माहित आहे, मी जातो मोठमोठ्या कॉन्फरन्समध्ये, इतकी गर्दी असते, लोकांना बॅरिगेड लावून ठेवलेले असतात, भेटायला देत नाहीत, बोलायला देत नाहीत, यायचं स्पीच मांडायचं, निघून जायचं. लोकांना कळतच नाही जोडायचं कुठं. छोट्या छोट्या मीटिंग्समध्ये आता खाली काउंटर लावले होते, किती लोक आलेत, काय आले ते सगळ्यांना आमच्या कमिटीला माहित आहे. अशा कमिटीच्या अशा बैठकांमधनं, आणि म्हणून बघा RSSच्या मीटिंगमध्ये काय होतं कुणाला तरी माहित आहे की आज त्यांच्या मीटिंगमध्ये काय ठराव पारित झाले माहित आहे? त्यांच्या सगळ्या बैठका या बंदिस्त आणि गुप्त असतात. बंदिस्त आणि गुप्त असतात. आमच्या रस्त्याच्या मधोमध माईक लावून ओरडून ओरडून आमच्या सगळ्या प्लॅनिंग सांगत असतो आम्ही. ओरडून ओरडून सांगत असतो, गळा फाडून फाडून. त्या ब्राह्मणाला आधीच कळतं, अच्छा असं आहे. म्हणून मी माझ्या लोकांना सांगितलं, यापुढं एकही मैदानातली सभा घेऊ नका. सगळ्या मीटिंग घ्यायच्या त्या इन हॉल घ्या. आपल्याला जे लोकांना सांगायचंय ते आपण बाहेर जाता कामा नये. का करतोय आम्ही हे? आज आम्ही, तुम्ही बँकेचं नाव लिहिलंय का इथे कुठे? नाही. डॉक्टर B.R. आंबेडकर बँकेचं रजिस्ट्रेशन मिळवलं. कोऑपरेटिव्ह ऍक्ट नुसार हे रजिस्ट्रेशन आहे. कायद्यानुसार मी कोणत्याही जातीच्या धर्मांच्या लोकांना या बँकेचे शेअर घेण्यापासून थांबवू शकत नाही. तुम्ही बघितले का माझी आपल्या बँकेची ऍडव्हर्टाईज कोणत्या टीव्हीला, Zee24 किंवा कोणत्याही? उद्या जर का आम्ही हे जाहीर केलं की आम्ही डॉक्टर B.R. आंबेडकर बँक तयार केलेली आहे, कोऑपरेटिव्ह बँक आता आम्ही तिला तयार करायला जाणार आहोत, संपूर्ण देशातून अर्ज येते, माझा मालकी हक्क कोणाला जाईल? ब्राह्मणांना. म्हणून मला उशीर का लागतोय? आम्हाला उशीर का होतोय? आम्हाला उशीर यासाठी होतोय की आम्ही ते पब्लिकली सांगत नाही आहोत. छोट्या छोट्या बैठका घेऊन आम्ही त्या लोकांपर्यंत नेतोय. का तर याचा 95% स्टेक्स, याचा 95%, कारण आम्ही एक मार्जिन धरले की 5% वर नॉन बुद्धिस्ट लोकांना देऊ नये. काही लोक म्हणतात, साहेब आमचे काही मित्र परिवार आहेत, ते बौद्ध नाही आहेत, पण आमच्यासाठी आमचे मित्र आहेत, आमच्यासाठी चांगले विचार आहेत, बाबासाहेबांना म्हणतात. मी ठीक आहे म्हणालो, 5% तुम्ही त्यांना ठेवा, पण 95% होल्डर, मालक हे बौद्ध असले पाहिजे. डॉक्टर B.R. आंबेडकर बँक ही जनरल बँक नाही आहे. जरी कायद्यानुसार लोकांसमोर आम्ही जनरल जरी जात असलो तरी ही प्रामुख्यानं भारतातली आणि जगातली पहिली बौद्धांची स्वतंत्र बँक असणार. बौद्धांची. का माहिती आहे? हे इन्स्ट्रक्शन बाबासाहेबांनी दिलंय. बाबासाहेब काय म्हणतात माहित? तुमच्या लढाईचं किंवा तुमच्या मुवमेंटमध्ये कधीही ब्राह्मणांना लीड घेऊ देऊ नका. कधीही तुमच्या कोणत्याही मुवमेंटमध्ये ब्राह्मणांना त्याचा लीडर बनवू नका. आणि म्हणून त्यासाठी आम्ही ते प्रिकॉशन्स आधीच घेतो. आम्ही ब्राह्मणांचा द्वेष करत नाही, पण आम्हाला काय म्हणतो आपण, विषाची परीक्षा आपल्याला ती घ्यायची नाही. सम्राट अशोकानं ब्राह्मणांनाही त्यांच्या धर्माचा प्रचार करायची मुभा दिली. त्यानंतर पुष्यमित्र शुंगानं काय केलं हे आपल्या सगळ्यांना माहित आहे. आणि म्हणून हा इतिहास लक्षात ठेवून आपण आपल्या भविष्याकडे वाटचाल करत आहोत. आता आमचे प्लॅनिंग तुम्हाला सांगतो. आता आम्ही कोऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटीवर आहोत. याची दुसरी पायरी म्हणजे कोऑपरेटिव्ह बँक.
जवळपास 80,000च्या वर आज आमचे शेअर होल्डर्स आहेत. त्यांचं सगळ्यांचा डेटा फीड करायचं काम सुरू आहे. या बँकेला आम्ही कोऑपरेटिव्ह बँक, एक कोऑपरेटिव्ह बँक भारतात आहे, माहिती आहे तुम्हाला, सारस्वत कोऑपरेटिव्ह बँक. ही सारस्वत म्हणजे ब्राह्मणांपैकी एक सेक्ट आहे. ब्राह्मणांमध्ये खूप मोठे मोठे सेक्ट्स आहेत. कोकणस्थ ब्राह्मण, देशस्थ ब्राह्मण, तसं एक सारस्वत ब्राह्मण. हे हार्डली 1% आहेत. सारस्वत ब्राह्मणांनी बाबासाहेब आंबेडकरांच्या या अर्थनीतीचा वापर केला आणि त्यांनी त्यांची एक बँक रजिस्टर्ड केली, सारस्वत बँक. सारस्वत बँकेचं मी तुम्हाला विकिपीडिया ओपन करून दाखवतो. सारस्वत कोऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड हे त्या बँकेचं पूर्ण नाव आहे, पण ते आपण सारस्वत बँक म्हणूनच ऐकतो. ती आहे कोऑपरेटिव्ह बँक. आणि ही बँक आज 59 कंट्रीजमध्ये आहे. किती? 59 कंट्रीज. 1% ब्राह्मण बाबासाहेबांच्या अर्थनीतीचा वापर करतात आणि 59 कंट्रीजमध्ये जातात. आज आम्ही महाराष्ट्र आणि कर्नाटक या 2 राज्यांची परवानगी आहे. याला मला शेअर होल्डर्स वाढवायचे. आज आम्ही 80,000 ते 1 लाखाच्या घरात आहोत. मला 20 लाख शेअर होल्डर्स तयार करायचे. 20 लाख. त्यात माझ्यावर मर्यादा काय आहे की मी लोकांना स्टेशनला सांगून, चौकामध्ये उभा राहून या माहिती देऊ शकत नाही. माझ्यावर ही मर्यादा आहे. त्यामुळे माझी गती अजून कमी झाली आहे. आणि म्हणून मी तुम्हा सगळ्यांना सांगतोय की घरामध्ये जितकेही लोक आहात, प्रत्येकानं एक शेअर, प्रत्येकाला एकच शेअर देणार. कुणालाही माझाही वाटा या शेअर, या बँकेमध्ये फक्त दोघांचाच आहे. 2,500 रुपये माझे आणि 2,500 रुपये माझ्या पत्नीचे, म्हणजे फक्त 5,000 रुपयाचा माझा हिस्सा आहे. उद्या जे काही या बँकेचं प्रॉफिट होईल, माझा हिस्सा प्रोपोर्शनेटली किती असेल? 5,000 एवढा. का? तर ही बँक मला माझ्या घर चालवण्यासाठी नाही, माझ्या समाजाची तयार करायची. म्हणून 2,500 रुपयाचा एक शेअर ठेवलेला आहे. प्रत्येकाचा 2,500 रुपये. आणि तेही तुम्ही डोनेशन नाही देता, तुमच्याच अकाउंटमध्ये आहे. जे HDFC मध्ये पडून आहे, जे बँक ऑफ महाराष्ट्रात पडून आहे, ते डॉक्टर B.R. आंबेडकर मध्ये राहणार आहे. या ताटात आहे ते या ताटात येणार आहे. ताट तुमच्याच पुढ्यात आहे, ते काय माझ्या पुढ्यात येणार नाही आहे. पण याने काय होईल? 2,500 रुपये प्रत्येक 18 वर्षावरील व्यक्तीचा जर शेअर तुमचा याच्यात असेल तर कोऑपरेटिव्ह बँकेची मान्यता आपल्याला प्राप्त होते. आणि ज्या ब्राह्मणांना ही बँक, त्यांची बँक जवळपास 75 वर्ष त्यांना 59 इयर्स 59 कंट्रीजमध्ये नेण्यासाठी लागले, 75 इयर्स. मी 25 वर्षात ही बँक 125 देशांमध्ये घेऊन जाऊ शकतो. मी ते काय म्हणतात, मोठे मोठे दावे करणार नाही की माझ्यावर विश्वास ठेवा, मी एका वर्षात होणारं काम नाही आहे. विश्वास ठेवा. 2019 पासून आम्ही हे काम सुरू केलं. मंगलाताई बिरारे असतील, आमचे जाधव, रमेश जाधव असतील, आमचे रवींद्र गुरचळ असतील, सगळे कार्यकर्ते, हेमंत जाधव असतील, हे माझे इकडे सगळे, युवराज कराड कुठे बसले, पाठी बसले, घराघरात जाऊन लोकांपर्यंत जाऊन, विहारात जाऊन त्यांनी एक एक शेअर गोळा केला. तेव्हा आज महाराष्ट्र आणि कर्नाटक 2 राज्यांची परवानगी मिळाली. अजून याच गतीने जर आपण काम करत राहिलो तर आज महाराष्ट्र आणि कर्नाटक आहे, उद्या इंडिया आणि US ची परवानगी मिळेल. हळूहळू आपण जाऊ. आणि त्या पद्धतीने की आमचा पैसा, या पैशाने आमच्या मुलांना एज्युकेशनल लोन्स मिळतील, आमच्या उद्योजकांना एंटरप्रिनरशिप लोन मिळतील, बिझनेस लोन मिळतील, इंडस्ट्रियल लोन मिळतील, हाऊसिंग लोन मिळतील. पैसा आमच्याकडेच आहे. आम्हीच आमचा पैसा दुसऱ्याकडे ठेवतो आणि त्यांच्याकडे भिका मागतोय. आणि म्हणून ही स्वतंत्र अर्थव्यवस्था, बौद्धांची स्वतंत्र अर्थव्यवस्था उभं करायचं काम आम्ही करतोय. ही साधी सोपी गणित आहे. फर्स्ट स्टेप क्रेडिट सोसायटी, सेकंड स्टेप कोऑपरेटिव्ह बँक, थर्ड स्टेप नॅशनलाइज बँक. आजपासून 5 वर्षानंतर, 10 वर्षानंतर एचडीएफसी तरी प्रायव्हेट बँक आहे. सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया, बँक ऑफ इंडिया, स्टेट बँक ऑफ इंडिया
हिच्याच बरोबरीनं डॉक्टर B.R. आंबेडकर बँक या भारतात उभी राहील अशा पद्धतीने आम्ही काम करणार आहोत. म्हणून मी तुम्हाला सगळ्यांचं साथ आणि सहयोग मागतो. मी मगाशी सांगितलं, बाबासाहेब आंबेडकरांनी शेवटच्या मिनिटापर्यंत स्वतःच्या परिवाराचं विचार केला नाही. हा समाजच बाबासाहेबांचा परिवार आहे. पण आज म्हणजे बाबासाहेबांचं एक अजून प्रसंग तुम्हाला सांगतो. हे सगळं सर्च करत असताना एनालिसिस, वेळ खूप झालाय, एनालिसिस करत असताना ये सब जानकारी जब मैं प्राप्त कर रहा था तो बाबा साहब के बैंक स्टेटमेंट मुझे मिली. बैंक स्टेटमेंट. उस समय लंदन बेस एक बैंक हुआ करती थी ग्रीनलेस नाम की, जो मैंने लंदन में देखी, अब यहां पे नहीं दिखती. वो ग्रीनलेस नाम की बैंक हुआ करती थी इंडिया में. उस समय ब्रिटिश रूल था, तो ऑब्वियसली वो बैंक भी यहां पर होगी. तो उस बैंक में बाबा साहब का खाता था, अकाउंट था. उस अकाउंट में बाबा साहब का क्लोजिंग बैलेंस कितना था पता है? बैलेंस, लाइफ टाइम की कमाई कितनी थी पता है? 15,234 रुपीज एंड 27 पैसे. कितना था? 15,000 रुपए. बाकी का ऊपर का छोड़ दो. 15,000 रुपए. कई कई स्टेट में मैं एज अ चीफ गेस्ट जाता हूं, तो मैं तो इसी अटायर में रहता हूं. मैं सोचता हूं कि अब बाबा साहब अगर अपने बच्चे को देखते तो किस रूप में देखते. तो मैं ऐसे ही रहता हूं. तो मैं हमेशा ऐसी अटायर में रहता हूं. तो वो उन लोगों को लगता है ये बड़े महल में रहता होगा, बड़ी लाइफस्टाइल होती होगी, बाबा साहब ने बहुत कुछ छोड़ा होगा, ये सारे बाबा साहब की कमाई के ऊपर जी रहे हैं. तो लोग मुझे पूछते हैं कि बाबा साहब की प्रॉपर्टी कितनी थी, कितनी जमीन थी, कितने कॉलेजेस बंगले आपको मिले. तो बहुत लोगों को यह पता नहीं था कि बाबा साहब की संपत्ति क्या थी. वो मैंने आपको बताई 15,000 रुपए. तो बहुत लोग ये सवाल करते हैं ऐसे कैसे. 4 डिपार्टमेंट के बाबा साहब मिनिस्टर रह चुके थे. लॉ मिनिस्टर रह चुके थे, लेबर मिनिस्टर रह चुके थे, चीफ आर्किटेक्ट थे. तो उनकी कमाई बस इतनी ही. तो बाबा साहब ने जीवन में कमाया क्या? अगर उनकी कमाई 15,000 रुपए बैलेंस उनकी है जीवन की, तो बाबा साहब की कमाई क्या है? आज इस हॉल में, ये हॉल बनाने के लिए भी कई सारे अधिकारी लोग हैं, कई सारे लोग. यहां पर भी मेरे सामने कई सारे अधिकारी लोग बैठे होंगे. बाबा साहब के पूरे जीवन की कमाई 15,000 रुपए है. तो बाबा साहब ने जीवन में कमाया क्या? आज इस समाज में जो डॉक्टर दिख रहे हैं, इंजीनियर दिख रहे हैं, लॉयर दिख रहे हैं, प्रोफेसर दिख रहे हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं, ये है बाबा साहब की असली कमाई. ये कमाया है बाबा साहब ने. और इस कमाई से मैं अपना हिस्सा लेने के लिए आया हूं. वो भी अपने लिए नहीं, वो भी अपने लिए नहीं. आज जो हमारे ऊपर जूते फेंके जा रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि हमारे पास पावर नहीं है. पोजीशन है. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इट इज अ पोजीशन. मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इट इज अ पोजीशन. मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, इट इज अ पोजीशन. एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, इट इज अ पोजीशन. सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, इट इज अ पोजीशन. हम किसके पीछे भाग रहे हैं? पोजीशन के पीछे. और वो पोजीशन हमको मिल भी रही है. बाबा साहब के पास कोई पोजीशन नहीं थी. थे क्या बाबा साहब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट? थे क्या बाबा साहब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? थे क्या बाबा साहब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली? बाबा साहब के पास पोजीशन नहीं थी, लेकिन बाबा साहब के पास पावर थी. हमारे पास पोजीशन है. मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं. किसी की निंदा नहीं कर रहा हूं, किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं. वो मेरे धम्म के खिलाफ होगा. रामदास जी अठवले जब राज्यसभा में गए, राज्यसभा में जाने के बाद, राज्यसभा क्या है? अगेन इट इज अ पोजीशन. उनको वो पोजीशन मिली
तो उन्होंने, आज से मेरे ख्याल से 5-10 साल पहले की यह घटना होगी, तो उन्होंने क्या कहा कि ऑब्वियसली राज्यसभा मेरे लिए पता नहीं क्या होता है, काम कैसे करना है, कहां से फंड लाना है, अपने समाज के लिए कैसे काम करना है, इसलिए उन्होंने क्या मांग की कि मुझे मेरी सेक्रेटरी एक ऐसी व्यक्ति चाहिए जिसको इस सब का नॉलेज हो। इसलिए उन्होंने किसकी मांग की सर, आपको पता है? आईएफएस ऑफिसर देवयानी खोब्रागडे। उन्होंने देवयानी खोब्रागडे की मांग की कि मुझे मेरी सेक्रेटरी इस लड़की को रखना है। बीजेपी ने क्या कहा पता है? नहीं, तुमको वो सेक्रेटरी नहीं देंगे। एक मेंबर ऑफ राज्यसभा को अपनी खुद की सेक्रेटरी डिसाइड करने का पावर नहीं है क्या? पोझिशन चाहिए, खासदार बनवायचं आहे, घेऊन जा. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनायचं आहे, घेऊन जा. आमदार व्हायचंय, घेऊन जा. राज्यसभा पाहिजे, घेऊन जा. पावर मिळणार नाही. मेरी लड़ाई पोजीशन के लिए नहीं है, मेरी लड़ाई पावर के लिए. और ये पावर कहां से आएगी? ये पावर सेंटर्स खड़े होंगे तब. ये पावर सेंटर है. बैंक तुम्हारी पावर सेंटर है. ये बैंक का उद्देश्य क्या है कि इस देश का हर एक बौद्ध, उसकी कोई भी समस्या हो, चाहे घर बांधना हो, जमीन लेनी हो, बेटे की शादी करनी हो, बेटी की शादी करनी हो, एजुकेशन लोन लेना हो, बिजनेस खड़ा करना हो, किसी भी बौद्ध को किसी ब्राह्मणों के दरवाजे पर खड़े होकर हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े, वो पावर देने का काम है डॉक्टर बी आर अंबेडकर बैंक कर रही है. ये कोई लोन देने का, सेविंग्स अकाउंट खुलवाने का, करंट अकाउंट खुलवाने का काम नहीं कर रहा हूं. यह समाज को पावर सेंटर तैयार करके देने का काम कर रहा हूं. बस इस पावर सेंटर में आप लोगों को उसमें आना है, वो काम करना है. बस मैं इतना ही कहूंगा क्योंकि आप लोगों को भी घर जाना होगा, मुझे कल के प्रोग्राम्स है. मैं बस आप लोगों से यही आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं कि ये पावर सेंटर्स, ये जो बैंक्स, ये बुद्धिज्म की लड़ाई, ये हम जो लड़ रहे हैं, सोशल और इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल लड़ाई जो लड़ रहे हैं, वो अपनी लड़ाई लड़े, उसमें हम अपना साथ योगदान दे ही रहे हैं. तो वो काम वो कर रहे हैं. इसलिए मैं आप लोगों से उम्मीद कराऊंगा, आशा करूंगा कि हर एक व्यक्ति का हर एक शेयर होना ही चाहिए. 2,500 रुपया कोई बड़ी रकम नहीं है. मेरी समस्या यह है कि मैं एक साथ 25 लाख रुपए के शेयर नहीं ले सकता. मुझे नंबर ऑफ पीपल चाहिए. मुझे आपकी अमाउंट में इंटरेस्ट नहीं है. कोऑपरेटिव एक्ट में लोग महत्वपूर्ण होते हैं, पैसा नहीं. नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स का आंकड़ा जब तक नहीं हासिल करूंगा तब तक कोऑपरेटिव बैंक की मान्यता नहीं मिलेगी. और ये कोऑपरेटिव बैंक अगर हमारी बनती है तो हम भारत की, आज भी मल्टी स्टेट में हम भारत की सबसे पहली बौद्धों की बैंक है. हमारा सीए कहता है, जो ये सारा ऑडिट करता है, नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स देखता है, वो कहता है कि सर आज तक किसी भी बैंक के पहले ही साल में इतने शेयर होल्डर्स नहीं बने हैं जितने आपके बैंक के बने हैं. ये उसको पता है, ये हमारे लोगों को पता नहीं चलता. मेरी समस्या यह है कि मैं ये ओपनली प्रचार नहीं कर सकता. इसलिए मैं आप लोगों से विनती करूंगा कि आप लोग, हम लोग भी, मेरे सामने कोई उदाहरण नहीं है कि मैं वो बैंक का सारा फॉलो करूं. मैं पहला हूं. मेरे पीछे कोई उदाहरण छोड़ के नहीं गया है कि उस बैंक का स्टेप्स पे मैं चलूं. तो इसलिए हम लोगों को देर होगी. शेयर्स जो आप लोगों के बहुत पहले लिए हैं, शेयर सर्टिफिकेट्स इशू करने का काम डिले हुआ, मुझे मान्य है. क्यों? क्योंकि वो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास नहीं है. वो सारे सॉफ्टवेयर, वो सारे लोग, वो मैनेजर्स, वो एम्प्लॉयज, वो सारा अब हम लोगों ने खड़ा किया है. अभी नागपुर की ब्रांच खड़ी हुई है, अब कल्याण में एक ब्रांच है. एक ब्रांच चलाने का खर्चा 2 से 2.5 लाख रुपए का है एवरी मंथ. एवरी मंथ. सर ने कहा कि इथे पण ब्रांच द्या, इथेही ब्रांच देऊ.
पण ज्या वेळेस शेअर होल्डर्स वाढत जातील, लोन्सवर येणारे अमाऊंट रिफंड्स वाढत जातील, त्यावेळेस आपण देऊ. मी बुद्ध प्रतिष्ठान तर्फे 100 शेअर्स आपण बुद्ध प्रतिष्ठानने या ठिकाणी दिलेत. याला म्हणतात आउटपुट. हे आउटपुट आहे. मला सांगा, आता 2-3 महिन्यानंतर 6 डिसेंबर येणार. 7 डिसेंबरला पहिल्याच पानावर बातम्या असतात, रेकॉर्ड ब्रेक गर्दी. आउटपुट, व्हॉट इज द आउटपुट? 25 लाख, 25 लाख, 15 लाख दीक्षा भूमि में जाते हैं, 25 लाख चैत्य भूमि में आते हैं. इतनी संख्या हमारी है. किसी का डेटा है हमारे पास? बेसिक होता है किसी समाज के पास. क्रिश्चियनों के पास उनका पूरा डेटा है, सिखों के पास उनका पूरा डेटा है, क्रिश्चियनों के पास उनका पूरा डेटा है. हमारे पास इस नवी मुंबई में कितने बौद्धों के घर है, यह भी हमको पता नहीं. देश का तो छोड़ दो, हम लोगों को अपने कार्यक्रम करवाने हो तो पैम्पलेट निकालने पड़ते हैं, अनाउंसमेंट्स करवानी पड़ती है, रिक्शा घुमानी पड़ती है, बैनर लगाने पड़ते हैं. कभी क्रिश्चियनों को यह करते हुए देखा है? चर्च से अनाउंसमेंट होता है, सभी क्रिश्चियनों को पता चलता है. गुरुद्वारा से अनाउंसमेंट होता है, सभी सिखों को पता चलता है. मस्जिदों से अनाउंसमेंट होता है, सभी मुसलमानों को पता चलता है. हमारे पास यह सिस्टम ही नहीं है. हमारे पास यह सिस्टम ही नहीं है. यह सिस्टम तैयार करने का काम कर रहा हूं. बस मैं इतना ही आज के प्रसंग आप लोगों से कहना चाहूंगा. मैं बुद्ध प्रतिष्ठान के लोगों से, उनके कमिटी से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने हमें ये इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध करा के दिया. बाकी आप लोगों का भी मैं आभार व्यक्त करता हूं कि इतने कम समय में, मेरे ख्याल से 1-2-3 हफ्ते पहले मैंने इच्छा व्यक्त की थी कि 14 अक्टूबर के समय के पूर्व हम लोगों को एक प्रोग्राम नवी मुंबई में भी करना है, क्योंकि वहां के शेयर होल्डर्स जो हुए हैं वो शेयर सर्टिफिकेट को लेकर चिंतित है. तो उन तक ये बात मैं खुद पहुंचाऊं. प्रबुद्ध सेवा संघ जुईनगर, इन्होंने 60 शेयर सर्टिफिकेट्स, 60 शेयर सर्टिफिकेट. सोचो, दिन में मेरे लगभग 2 से 3 कार्यक्रम चलते हैं. ऊपर से मैं मेरे सोशल मीडिया पर भी होता हूं. हर कार्यक्रम से लगभग यहां पर 100 और 160 शेयर भी आते रहे. दिन में 2 कार्यक्रम हुए. 20 lakhs डिवाइड बाय 100 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय 2 प्रोग्राम्स. एक दिन में 200 शेयर. मैं 25 दिन ही महीने में काम करूंगा. एक महीने में 5000 शेयर्स. अगर 20 लाख शेयर्स हम लोगों को इकट्ठा करने हैं, मैं 20 करोड़ कर दिया. 20 करोड़ पे भी जाएंगे हम लोग. सिर्फ 4000 दिनों में हम ये कोऑपरेटिव बैंक का आंकड़ा हासिल कर सकते हैं. डिवाइड बाय फिर से 365 डेज करता हूं, यानी सिर्फ 10 सालों में हम अपनी खुद की कोऑपरेटिव बैंक तैयार कर सकते हैं. ये 200 शेयर पर डे के लिए, ये छोटे कार्यक्रम में से. वैसे हम, ये मेरे, बाकी हर कार्यकर्ता 200-200 शेयर रोज करता है. हर कार्यकर्ता की टीम पूरी. तो ये आने वाले समय में हमारी खुद की कोऑपरेटिव, नेशनलाइज, और नॉट ओनली नेशनलाइज. बाबा साहब ने एक बात कही है, लो एम इज अ क्राइम. छोटा उद्देश्य गुनाह है. इसलिए मेरा उद्देश्य छोटा नहीं है. मेरा उद्देश्य नेशनलाइज बैंक बिल्कुल नहीं है. ये विश्व की पहली, भारत की बौद्धों की बैंक होगी विश्व में. और जितने भी बुद्धिस्ट कंट्रीज से मैं जुड़ा हुआ हूं, उन सबको कहूंगा, मुझे तुम्हारी बुद्ध की मूर्तियां नहीं चाहिए. हम थाईलैंड जाते हैं, क्यों? बुद्धाची मूर्ती द्या, है ना. बुद्धाच्या मूर्त्या आम्ही तिकडून आणतोय. मी सांगेन, मला तुमच्या बुद्धाच्या मूर्त्या नको, तुमचा फंड आमच्या बँकेमध्ये ठेवा आणि आम्हाला युनिव्हर्सिटीज बनवायला मदत करा. जापान 20 साल के विदाउट इंटरेस्ट फ्री लोन देता है, पता है ना आपको? इंडिया ने लिया हुआ है. करोड़ों येन्स में
उनको इंडिया ने लिया हुआ है, इंडिया का प्राइम मिनिस्टर लिया हुआ है। वो जापानीज बुद्धिस्ट कंट्री बाबा साहब के बैंक को नहीं देगा। मैं और एक बात बता के अपनी बात को विराम दूंगा कि आपको लगेगा बुद्धिस्ट कंट्री बाबा साहब के नाम से क्यों देंगे, नाम तो डॉक्टर BR अम्बेडकर बैंक है। मैं वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट के यूनाइटेड नेशंस के कॉन्फ्रेंस में था, जिसमें लगभग 135 कंट्रीज का रजिस्ट्रेशन हुआ था। वहां के डेलीगेट्स आए थे, ऐसे ही बड़ा हॉल था, खाने के लिए हम लोग इकट्ठा होते थे और फिर अलग अलग कंट्रीज के लोग वहां पर बैठते थे, फ्रांस के लोग, जापान के लोग, अलग अलग कंट्रीज के लोग। फिर बीच के जो इंटरवल होता था तो हम लोग एक दूसरे से बात करते थे। सामने से ना चाइना का डेलीगेशन आ रहा था, उनकी पहराव, उनके गले में आई कार्ड था, चाइना का फ्लैग था, और हमारे गले में आई कार्ड था जिसमें इंडिया का फ्लैग था। तो वो हमको देखकर रुके, उनको पता चला इंडिया के है। उन्होंने हमको नमन किया और पूछा विच कंट्री, जान पहचान शुरू करने के लिए, बातचीत शुरू करने के लिए, विच कंट्री, कौन से देश से आए हो। हमने कहा इंडिया। तो पता है उन्होंने क्या जवाब दिया, ओह अम्बेडकर इंडिया। आज भी भारत के बौद्ध देश भारत को मोदी का या गांधी के भारत के नाम से नहीं, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के भारत के नाम से जानते हैं, क्योंकि हर देश को पता है कि भारत में सम्राट अशोका के बाद भारत में बौद्ध धर्म को अगर किसी ने पुनर्जीवित किया है तो वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने किया है। ये प्रत्येक बौद्ध देश जानता है, और इसलिए हर बौद्ध देश से जो बाबा साहब ने ये 15 अगस्त को इच्छा व्यक्त की थी कि आता घरातल्या घरात खूप झालं, ये इच्छा अब हमें पूरी करनी है। अब घर में बहुत हुआ, भारत में बहुत हुआ, अब भारत के बाहर जाएंगे, भारत के बौद्ध देशों के पास जाएंगे और अपनी समस्या वहां पर बताएंगे। हमें बुद्ध की मूर्तियां नहीं, हमें नालंदा और तक्षशिला चाहिए। यही बोल के मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूं। आप लोगों ने मुझे सुना, उसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत, जय संविधान।